अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया के किस्सा नंबर 57 आदमखोर देवी। नाग को सिपा सलार के सामने पेश किया गया। उसने नाग से पूछा कि वो कौन है और उसके महल के इर्द गिर्द किस लिए फिर रहा था। नाग ने कहा कि वो एक सयाह है और एक मुल्क करताजना से नेपाल के मंदिरों की सैर करने के लिए आया है। सिपा सलार ने कहा कि वो झूठ बोलता है। अगर वो मंदिरों की सैर की नीयत से आया है तो उसके महल में किस लिए दाखिल हो रहा था। नाग ने उसे बोतीला समझाने की कोशिश की कि मैं महल में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि उसे बाहर से देख रहा था। मगर सिपा सलार ने उसकी एक न मानी और उसे ये कहकर जेल में डाल दिया कि कल उसे राजा के हजूर पेश किया जाएगा। उसी वक्त नाग के पांव में जंजीर डालकर उसे काल कोठरी में कैद कर दिया गया। नाग बड़ा परेशान हुआ कि उन लोगों ने अच्छा सलूक किया कि उसके साथ, लेकिन वो जानबूझकर खामोश रहा कि चलो इसी बहाने इस मुल्क के राजा से मुलाकात हो जाएगी। सारा दिन सारी रात वो कैद में पड़ा रहा, सड़ता रहा। दूसरे रोज शाम को दरबार लगा तो उसे राजा के हजूर पेश किया गया। नाग ने कई राजाओं और बादशाहों के दरबार देखे थे। क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा है, संगे मरमर के बेशुमार सतून हैं, बीच में एक ऊंचा चबूतरा है जिस पर चांदी का तख्त बिछा है। उस तख्त पर हीरे जवाहरात का ताज सर पर रखे एक राजा जरक बरक लिबास पहने बैठा है। दीवारों पर सुर्ख मखमल के पर्दे लटक रहे हैं। दो खास मुलाजिम सोने के दस्तों वाला मोरछल झल रहे हैं। दरबारी दोनों जानिब कतार बांधे हाथी दांत की कुर्सियों पर अदब से बैठे हैं। सिपा सलार और वजीर तख्त के पास सर झुकाए खड़े हैं। ये देखकर नाग को बड़ा गुस्सा आया कि वह जुलूस वाला मोटा पुजारी भी एक तरफ खड़ा है और उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। राजा ने हाथ उठाकर कहा, जासूस को पेश किया जाए। नाग परेशान हो गया तो उन कमबख्तों ने उस पर जासूस होने का इल्ज़ाम लगा दिया है। यह उस जमाने में नेपाल में सबसे बड़ा इल्ज़ाम था, क्योंकि वहाँ ये अफवाह मशहूर थी कि हमसाया मुल्क पर अंग्रेज़ों ने कब्जा जमा लिया है और अब वो नेपाल पर भी अपने जासूसों की मदद से हमला करने का इरादा रखते हैं। राजा के हुक्म पर नाग को 2 सिपाही लेकर आगे बढ़े। नाग के हाथ उसकी पीठ पर बंधे हुए थे। सिपा सलार ने कहा, महाराज, ये शख्स हमारे मुल्क में जासूसी करने आया है। इसे फिरंगियों ने भेजा है। बड़ा खतरनाक जासूस है महाराज। ये महल के आसपास घूम फिरकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि फिरंगी फौज अगर आ जाए तो वो किस मकाम से हमला करके शाही महल पर कब्जा कर सकती है। राजा ने कहर आलूद नजरों से नाग की तरफ देखा। सिपा सलार ने बात खत्म की तो मोटे पुजारी ने आगे बढ़कर अदब से कहा, महाराज की जय हो। हजूर, ये आदमी बड़ा खतरनाक जासूस है और हमारे देश का दुश्मन है। ये हमारे देश को फिरंगियों का गुलाम बनाने के लिए यहाँ आया है। ये जादूगरी भी जानता है और इसने कल शाम को हमारे मुकद्दस शाम पर जादू करके हमारे धर्म की तौहीन की थी। हुक्म दिया जाए कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजा का गुस्सा बहुत तेज हो गया, क्योंकि वो मुकद्दस शाम की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हाथ ऊपर उठाकर पुजारी को खामोश रहने का इशारा किया और नाग से कहा, तुम्हारे खिलाफ सारे इल्जाम साबित हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। दरबार में सब लोगों ने महाराज की जय हो के नारे लगाए। नाग उनके मुंह ही देखता रह गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो जासूस नहीं है, मगर उसकी एक न सुनी गई। इससे पहले कि वो कोई जादूगरी करता, दरबार में 2 जल्लादों ने आगे बढ़कर नाग के पाँव में मोटी मोटी जंजीरें डाल दी। वो अगर चाहता तो उन जंजीरों के बावजूद अपने आप को रिहा करा सकता था, लेकिन वो ये देखना चाहता था कि ये लोग उसके आगे क्या करते हैं। और फिर उसे ये ख्याल भी था कि शायद फांसी घर के अंदर अंबर या मारिया से उसकी मुलाकात हो जाए। मोटे पुजारी ने मोटी तोंद पर हाथ बांधकर झुक कर अर्ज की, महाराज, हुक्म दिया जाए कि इस अपराधी को कुर्बानी के लिए बड़े नाग देवता के आगे डाला जाए। राजा ने खुश होकर कहा, हमें मंजूर है। जल्लाद नाग को लेकर फांसी घर की तरफ चले गए। मोटा पुजारी बड़ा खुश था कि जिस शख्स ने सबके सामने उसकी हंसी उड़ाई थी और उसे जलील किया था, अब उसकी इंतकाम की आग से न वो बच सकेगा और बड़े नाग देवता की खुराक बनेगा। बड़ा नाग देवता नेपाल के मंदिरों की सबसे बड़े मंदिर में रहता था। ये एक मोटा ताज़ा कोई 20 गज लंबा और भैंस जितने मुंह वाला अजदहा था, जो बेहद बूढ़ा हो चुका था। वो मंदिर के गार में रहता था। सिर्फ शनिचर की रात को उसे खुराक देने और दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता था। हर हफ्ते की रात को एक सालिम बकरा काट कर उसके स्थान पर रख दिया जाता। पुजारी और लोग हाथ बांधे भजन गाते खड़े हो जाते। ढोल बजना शुरू हो जाते। अजदा के गार में ताज़ा कटे हुए बकरे की बू पहुंचती तो वो भूख से बेताब होकर बाहर निकल आता। उसे देखकर पुजारी लोग जोर जोर से ढोल बजाते और भजन गाते। अजदा स्थान पर आकर बकरे को हड़प करना शुरू कर देता। ये कुर्बानी हर हफ्ते की रात को दी जाती थी। कहते हैं 500 बरस पहले अजदा यानी नाग देवता के आगे उन कैदियों को डाला जाता था जिनको मौत की सजा मिल चुकी होती। अब जब मोटे पुजारी ने देखा कि उसके दुश्मन को राजा ने मौत की सजा सुना दी है तो उसने मौका से फायदा उठाते हुए उसे नाग देवता के आगे डालकर 500 बरस पुरानी रिवायत को फिर से जिंदा रखने का इरादा किया। राजा ने यह दरख्वास्त कबूल कर ली।
اس کے ساتھ ہی شہر میں شور مچ گیا کہ ہفتے کی رات کو بڑے مندر میں ایک جاسوس مجرم کو ناگ دیوتا کے آگے ڈالا جائے گا۔ ناگ نے اپنی سزا کے خلاف اس لیے کوئی اعتراض نہ کیا کہ یہ سزا اسے بہت پسند تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ان کا ناگ دیوتا اس کی شکل دیکھتے ہی اس کے پاؤں چاٹنے لگے گا۔ وہ بڑی خوشی سے پھانسی گھر میں چلا گیا اور آرام سے گھاس پھوس کے بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات کو اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا چل کر ان لوگوں کے ناگ دیوتا سے پہلے ملاقات کیوں نہ کر لی جائے، دیکھتے ہیں جس ناگ دیوتا کے آگے مجھے ڈالا جائے گا وہ کتنے پانیوں میں ہے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ کوٹری کا دیا نہ جانے کس وقت خود بخود ہی بجھ گیا تھا۔ پہرے دار بھی باہر سے تالا لگا کر سو رہا تھا۔ ناگ نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور چھوٹے سیاہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ بڑے مزے سے رنگتا ہوا کوٹری کی نالی کے سوراخ سے باہر نکل آیا۔ یہ جگہ بھی ایک قید خانہ ہی تھی اور ناگ دیوتا کے مندر کا ایک حصہ تھی۔ اندھیرے میں فرش پر رنگتا وہ ایک اونچی چھت والے کمرے میں آ گیا۔ یہاں دیواروں کے ساتھ ساتھ چاندی کے پیالوں میں چراغ روشن تھے۔ کونے میں دو بھکشو بیٹھے کچھ منہ ہی منہ میں سر جھکائے پڑ رہے تھے۔ انہوں نے سانپ کو نہ دیکھا کیونکہ ان کے چہرے دیوار کی طرف تھے جہاں پتھر کے سانپ کی مورتی تھی۔ دوسرے ناگ دیوار کے ساتھ ساتھ رنگ رہا تھا۔ اس کمرے سے نکل کر ناگ پتھر کی چند ایک سیڑھیاں چڑھ کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں اس نے بڑے ناگ کی بو لینے کی ایک کوشش کی۔ ایک طرف سے اژدھا کی بو آ رہی تھی، ناگ ادھر کو رنگنے لگا۔ یہ کمرہ چوڑائی میں تنگ تھا، یہاں سے بھی وہ گزر گیا۔ اب اژدھا یعنی ناگ دیوتا کی بو بڑی تیز ہو گئی تھی۔ ادھر ناگ دیوتا کی بھی سنیں کہ اس پر کیا گزر رہی تھی۔ ناگ دیوتا ایک بہت بڑا موٹا تازہ سانپ تھا جو چاندی کے تخت پر کنڈلی مارے اپنا بھینس جیسا بڑا سر ریشمی سرانے پر رکھے مزے سے لیٹا اونگ رہا تھا کہ اچانک وہ اٹھ بیٹھا۔ فضا میں اسے دیوتاؤں کے بڑے ناگ دیوتا کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا چھتری سے بھی بڑا پھن پھیلا لیا اور گردن گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سونے کے پیالوں میں گھی کے چراغ چل رہے تھے۔ ناگ دیوتا نے اچانک دیکھا کہ ایک دیوار کے پاس عظیم ناگ نمودار ہو گیا ہے۔ اس کے جسم پر کپ کپی چھا گئی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور جلدی سے چبوترے سے اتر کر زمین پر آ گیا اور اپنا سر زمین کے ساتھ لگا دیا۔ ناگ ایک دم انسان کے روپ میں ظاہر ہو گیا اور آگے بڑھ کر سانپ کی گردن پکڑ کر بولا، کیا تم ان لوگوں کے ناگ دیوتا ہو؟ تمہیں ناگ دیوتا کس نے بنا دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں دیوتاؤں کا عظیم دیوتا ہوں؟ سانپ تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، عظیم ناگ، میری خطا معاف کر دو، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو تمہارا غلام ہوں، ادنا خادم ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ مجھے دیوتا کہنا شروع کر دیا۔ آپ سب سے بڑے ناگ ہیں، آپ ہی اصل عظیم ناگ دیوتا ہیں، میں آپ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ناگ نے اس کی گردن چھوڑ دی اور کہا، اچھا اب میری ایک بات غور سے سنو، میں یہاں ایک خاص کام کے لیے آیا تھا کہ تمہارے مندر کے موٹے پجاری نے سازش کر کے مجھے پکڑوا دیا۔ اب میں جیل میں ہوں۔ راجا نے حکم دیا ہے کہ مجھے ہفتے کی رات کو ناگ دیوتا کے آگے ڈال کر 500 برس پرانی قربانی کی رسم کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ سانپ لرزتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ میری کیا مجال کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں؟ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ اگر چاہیں تو ایک پل میں مجھے جلا کر بھسم کر سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں؟ ناگ نے کہا، نہیں، ان لوگوں کو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے ان پر اپنا آپ ظاہر نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی قربانی کی رات تک خاموش رہو۔ مجھے اپنی بہن ماریا اور بھائی امبر کی تلاش ہے۔ سوچتا ہوں اگر وہ اس ملک میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قربانی دیکھنے یہاں چلے آئیں اور یوں میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ تم ہفتے کی رات کا انتظار کرو، کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا جس سے میرا راز ظاہر ہو جائے، باقی سارا کام میں خود کر لوں گا۔ سانپ زمین پر سر رکھ کر بولا، عظیم دیوتا، میں وہی کروں گا جس کا آپ نے حکم دیا ہے۔ ناگ نے کہا، اب تم واپس اپنے چبوترے پر جا کر لیٹ جاؤ، میں واپس اپنی کوٹری میں جا رہا ہوں۔ سانپ بولا، حضور اگر آپ حکم دیں تو میں اس موٹے بدبخت پجاری کو 1 منٹ میں ہڑپ کر جاؤں؟ مالک نے کہا، اب اس کی ضرورت نہیں، جس وقت میں تمہیں اشارہ کروں گا اور حکم دوں گا تم بے شک اسے ہڑپ کر لینا۔ یہ کہہ کر ناگ واپس ہوا۔ چبوترے والے کمرے سے نکل کر وہ برآمدے میں آ گیا۔ یہاں پجاری لوگ آرام کر رہے تھے۔ ناگ کا خیال تھا کہ بجائے سانپ بن کر رینگنے کے وہ انسانی شکل میں کچھ فاصلہ طے کرے، پھر جب کوٹری قریب آ جائے گی تو وہ دوبارہ سانپ بن کر وہاں سے نکل جائے گا۔ وہ برآمدے کے کونے سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر چھوٹے کمرے میں جا رہا تھا کہ ایک پہرے دار نے اسے روک لیا، کیونکہ اس کا لباس پجاریوں والا نہیں تھا اور رات کو مندر میں سوائے پجاریوں کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مندر میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات موتیوں میں جڑے ہوئے تھے اور چوری کا خطرہ تھا۔ ناگ نے دل میں سوچا کہ برے پھنسے، اس کا وقت کو بھی اسی وقت ادھر سے گزرنا تھا۔ پہرے دار نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چراغ اونچا کر کے ناگ کو دیکھا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور ادھر کیا کر رہا ہے۔ ناگ کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ سیاہ ہے اور مندر دیکھنے آیا ہے۔ پہرے دار نے تعجب سے پوچھا، مگر تم مندر میں کیسے آ گئے؟ یہاں تو رات کو کوئی باہر کا آدمی اندر نہیں آ سکتا۔ ناگ بولا، ارے بھائی، غلطی سے آ گیا تھا، واپس چلا جاتا ہوں، میری جان چھوڑو۔ مگر پہرے دار نے ناگ کی گردن سے پکڑ لیا، میں تو تمہیں بڑے پجاری کے پاس لے کر چلوں گا، تم چور ہو اور مورتیوں کے جواہرات چرانے کی غرض سے اندر آئے ہو، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو، نہیں تو میں شور مچا دوں گا اور بھکشو تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔ یہ کم وقت میرے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ ناگ نے دل میں سوچا، کہنے لگا، بھائی مجھے جانے دو، خواہ مخواہ تنگ نہ کرو، نہیں تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ پہرے دار نے ایک زوردار مکہ ناگ کی گردن پر مار دیا۔ چور کے بچے، مجھے دھمکی دیتا ہے؟
तुझे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि सारी उम्र याद करोगे। नाग ने फिर भी बड़े सब्र से काम लिया, कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि अगर जान की खैरियत चाहते हो तो खामोशी से मेरे रास्ते से हट जाओ। पहरेदार भी कोई बड़ा ही जिद्दी आदमी था। उसने कमर से रस्सी खोलकर नाग की गर्द में डालकर बल देना शुरू कर दिया। मैं तो अब तुम्हें जरूर बड़े पुजारी के पास लेकर चलूंगा, सीधी तरह से मेरे साथ चल पड़ो, नहीं तो इसी जगह गर्दन दबाकर मार डालूंगा। अब नाग के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने पहरेदार की आंखों में आंखें डालकर घूर कर देखा और कहा, देखो मेरी तरफ गौर से देखते रहो, मैं इंसान से शेर बनने लगा हूं। और फिर पहरेदार का सारा बदन पसीने से भर गया, उसका सारा खून सफेद हो गया, उसके हलक से कोई आवाज ना निकल सकी। वो थर थर कांप रहा था और अपने सामने खड़े एक ऐसे इंसान को देख रहा था जिसका धड़ इंसान का था और सर एक बहुत अजीम और शान खूनखार शेर का था। शेर ने पूरा मुंह खोलकर एक कर्जदार धाड़ मारी और पहरेदार जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, बल्कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शेर की गरज सुनकर वहां जितने बख्शू सो रहे थे हड़बड़ा कर उठ बैठे। इतनी देर में नाग शेर का रूप से बदलकर छोटा सा काला सांप बन चुका था और रेंगता हुआ वहां से निकलकर अपनी कोठरी की दीवार पर चढ़ रहा था। मंदिर में शोर मच गया कि शेर आ गया, शेर आ गया। सारे पुजारी भागकर कोठरी में छुप गए। किसी ने बड़े पुजारी को जाकर जगा दिया कि कोई आदमखोर शेर मंदिर में आ गया है। वो तोंद हिलाता वहां आ गया। पहरेदार को होश में लाया गया। उसने नाग देवता की कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों के सामने एक शेर को देखा है, लेकिन वो पहले एक आदमी था, लाल आंखों वाला एक खूबसूरत नौजवान, जिसका धड़ इंसान का था और सर शेर का। मोटे पुजारी ने पहरेदार की पीठ पर जोर से लात मारी और कहा, कमीने का दिमाग उलट गया है, ले जाओ इसे। बख्शू मुलाजिम पहरेदार को उठाकर ले गए, मगर दूसरे पुजारियों ने भी कहा कि उन्होंने अपने कानों से शेर की गजबनाक धाड़ सुनी है। पुजारी ने कहा, मंदिर के पीछे घना जंगल है, वहां नेपाल के खौफनाक शेर रहते हैं, उधर से किसी शेर के धाड़ने की आवाज आई होगी। चलो सब जाकर सो जाओ और खबरदार, जो किसी ने दोबारा मेरी नींद खराब करने की कोशिश की, तुम सब उल्लू के पट्टे हो। पुजारी अपनी मोटी तोंद पर हाथ फेरता जमाइयां लेता वापस अपनी कोठरी में जाकर आरामदेह नरम नरम बिस्तर में धंसकर सो गया। अगले रोज सारे मंदिर में ये अफवाह गर्म थी कि रात पहरेदार ने एक ऐसे आदमी को देखा है जिसका सर शेर का था। लोगों में चहमगोइयां होने लगीं। नाग अपनी कोठरी में बैठा मुस्कुराता रहा। अब उसे और शरारतें करने का ख्याल आया। उसको ये भी मालूम हुआ कि मोटी तोंद वाले पुजारी ने उसका मजाक उड़ाया था कि भला मंदिर में शेर को आने की क्या जरूरत हो सकती है। नाग ने सोचा, अब की बार जरा मोटी तोंद वाले पुजारी से दो दो हाथ हो जाएं। उसे नाग देवता के आगे डालने में अभी 2 रोज बाकी थे। अगली रात नाग ने जब देखा कि सब लोग सो गए हैं तो उसने सांप का रूप बदला और कोठरी के रोशनदान में से उतरकर मंदिर के फर्श पर रेंगता हुआ मोटे पुजारी के कमरे के बाहर आ गया। अब उसे पुजारी को तंग करने के लिए एक अनोखा ख्याल सूझा। राजा की शक्ल उसे याद थी। राजा की शक्ल को अपनी आंखों के सामने लाया, उसकी सूरत को दिमाग में अच्छी तरह से बिठाया और आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। दूसरे लम्हे जब उसने आंखें खोली तो वहां जर्क बर्क लिबास में सर पर ताज रखे नेपाल का राजा खड़ा था। असली और नकली राजा में बाल बराबर भी फर्क नहीं था। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। 2-3 बार दरवाजा जोर जोर से खटखटाने के बाद अंदर से मोटे पुजारी की तलख आवाज सुनाई दी, कौन बदतमीज इस वक्त तंग करने आया है। राजा खामोश रहा। पुजारी तोंद ढलका कर उठा और मुंह ही मुंह में गालियां देता हुआ दरवाजा खोलकर बोला, कौन हो तुम अहमक। अब जो उसने सामने महाराज को खड़े देखा तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, काटो तो बदन में लहू नहीं। कांपता हुआ हाथ जोड़कर सजदे में गिर पड़ा और जमीन पर नाक रगड़ते हुए बोला, माफ कर दे महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्या मालूम था कि हजूर इस वक्त तशरीफ लाए हैं। राजा ने पुजारी के सर पर हल्की सी पांव की ठोकर मारकर कहा, मोटे उठ खड़ा हो जा। पुजारी तोंद को संभालता हुआ जल्दी से उठकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। नजरें जमीन पर लगी थी, हाथ कांप रहे थे कि राजा इस गुस्ताखी की सजा जरूर देगा और अभी वो हुक्म देगा कि पुजारी की गर्दन उड़ा दी जाए। नाग ने यानी राजा ने कहा, तुम्हारी सजा यह है कि कमरे में चलकर मुर्गा बनो और जब तक मैं ना मना करूं कुकड़ू कुकड़ू करते रहो। पुजारी जल्दी से कमरे में आकर मुर्गा बन गया। दोनों हाथ टांगों के नीचे से निकालकर अपने कान पकड़ लिए और मुंह उठा उठाकर कुकड़ू 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 की आवाजें निकालने लगा। वो बराबर बोले जा रहा था और राजा बड़े आराम से उसके नरम नरम बिस्तर पर बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पुजारी मोटा भारी भरकम था, कभी उसने सूखा तिनका भी तोड़कर दोहरा ना किया था। अब जो कान पकड़कर मुर्गा बनना पड़ा तो जरा देर में उसका बुरा हाल हो गया। बार बार जमीन पर भारी तोंद के साथ गिर पड़ा, फिर राजा के खौफ से उठकर मुर्गा बन जाता। राजा ने कहका लगाकर कहा, चलो अब खड़े होकर कुत्ते की बोली बोलो। पुजारी जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और कुत्ते की तरह मुंह आगे करके भों भों करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से एक बख्शू किसी काम से उठा और पुजारी के कमरे के सामने से गुजरा तो मुर्गे के बोलने की आवाज़ सुनकर रुक गया। हैरान हुआ कि ए भगवान, इस वक्त अंदर से मुर्गा कैसे बोल रहा है। अभी वो मुर्गे के बारे में सोच ही रहा था कि अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब वो और ज़्यादा हैरान हो गया। सोचने लगा कि देखूं अंदर चिड़िया घर कहाँ से आ गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की तो उसे जुर्रत ना हुई। एक दर्ज में से उसने जो अंदर झांक कर देखा
तो दम बखुद होकर रह गया। क्या देखता है कि राजा महाराज बिस्तर पर बैठा है और पुजारी सामने खड़ा कुत्ते की बोली बोल रहा है। जल्दी से भागकर दूसरे भक्षुओं को जगाकर सारा माजरा सुनाया। सारे भक्षु वहां आकर जमा हो गए। फिर सारे डर कर वहां से भाग गए कि राजा ने देख लिया तो जाने उनका क्या हशर करें। राजा ने देखा कि कुत्ते की बोली बोलकर मोटे पुजारी का हाल कुत्ते से भी बदतर हो गया है, तो कहा, अब जमीन पर लेट जाओ और सुबह होने तक मेंढक की तरह फर्श पर यूं तैरते रहो जैसे तुम तालाब के पानी में हो। खबरदार, अगर मेरी हुक्म अदूली की तो तुम्हारी खाल खिंचवाकर मगरमच्छों के आगे डाल दूंगा। जो हुक्म महाराज, मोटे पुजारी ने हाथ बांधकर कहा और धड़ाम से जमीन पर गिरा। औंधा हुआ और फर्श पर यूं हाथ पांव चलाने लगा जैसे मेंढक तालाब में तैरते हुए करता है। राजा यानी नाग चुपके से बाहर निकल गया। बाहर सन्नाटा तारी था। नाग ने 1 मिनट से भी कम वक्त में अपनी शक्ल बदली। राजा से फिर वो छोटा सा सांप बन गया और जमीन पर रेंगता हुआ अपनी कोठरी में आ गया। इत्तफाक से उस वक्त मंदिर महामंत्री का गुजर हुआ। उसे जब भक्षुओं की जुबानी मालूम हुआ कि राजा महाराज पुजारी के कमरे में है तो वो बड़ा हैरान हुआ। बोला, ये कैसे हो सकता है? राजा तो शिकार पर गए हुए हैं। मैं खुद आज रात उन्हें यहाँ से दूर एक जंगल में छोड़कर आया हूँ। एक भक्षु ने सर झुकाकर अदब से कहा, महामंत्री जी, मैंने अपनी आंखों से महाराज को पुजारी की कोठरी में बिस्तर पर बैठे देखा है। पुजारी खड़े होकर कुत्ते की बोली बोल रहा था। बकवास बंद करो, चलो पुजारी की कोठरी में। महामंत्री जब पुजारी की कोठरी में आया तो देखा कि पुजारी जमीन पर तौंद लगाए दोनों हाथ पांव मेंढक की तरह चला रहा है। महामंत्री ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उठो, पागल हो गए हो क्या? पुजारी ने जमीन पर लेटे लेटे कहा, महाराज का हुक्म है, हजूर मजबूर हूं। महामंत्री बोला, कौन महाराज? कहाँ है महाराज? पुजारी ने कहा, हजूर अभी अभी महाराज अधिराज यहाँ तशरीफ रखते थे। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं सुबह तक इसी तरह मेंढक बनकर हाथ पांव चलाता रहूं। महामंत्री कहने लगा, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। अरे भाई, महाराज तो यहाँ से 50 कोस दूर तराई के जंगल में शिकार खेल रहे हैं। मैं रात को खुद उन्हें वहां खेमे में आराम करता छोड़कर आया हूँ। वो यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? महामंत्री ने बड़ी मुश्किल से मोटे पुजारी को फर्श पर से पकड़कर उठाया। उसे बिठाया तो वो हाँफ रहा था और पसीने में शराबोर था। भक्षुओं ने उसे पानी पिलाया। हाथ बांधकर बोला, हजूर मैं नाग देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने खुद महाराज को अपने सामने देखा है। वो मुझसे नाराज हो गए क्योंकि मैंने देर से दरवाजा खोला था और मुझे ये सजा दी। महामंत्री ने कहा, तुमने शाम को भंग तो नहीं पी थी? जरूर तुमने कोई ड्रामना ख्वाब देखा है। चलो अब सो जाओ। पुजारी को कोठरी में छोड़कर महामंत्री बाहर आ गया और सोचने लगा कि राजा भला यहाँ कैसे आ सकता है, और सर को झटकता हुआ नाग देवता के स्थान की तरफ घूम गया। उधर अंबर मंदिर के पिछवाड़े वाले तालाब के किनारे एक झोंपड़ी में ठहरा हुआ था। शहर में गश्त करती ये खबर उसने भी सुनी थी कि एक फांसी पाने वाले कैदी को हफ्ते की रात नाग देवता के आगे डाला जाएगा। उसने सोचा कि वो ये तमाशा जरूर देखने जाएगा। अभी हफ्ते की रात में एक दिन एक रात बाकी थी। अंबर आदत के मुताबिक शहर में सारा दिन आवारा गर्दी करता, इस ख्याल से कि शायद किसी जगह उसे नाग की सूरत नजर आ जाए या मारिया उसे पहचान कर बुला ले। आज से 150 साल पहले का नेपाल बड़ा गरीब और पसमानदा मुल्क था। काठमांडू शहर छोटा सा शहर था, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। 2-3 बाजार थे। गरीब लोग लकड़ी के पुराने मकानों या झोंपड़ियों में रहते थे। सिर्फ राजा का महल एक शानदार इमारत थी, या नाग देवता के मंदिर की इमारत बड़ी खूबसूरत थी। अंबर से वो झोंपड़ी से निकलकर बाजारों में घूमता फिरता एक गली में से गुजर रहा था। ये गली तंग और छोटी थी। दिन के वक्त भी यहाँ अंधेरा सा फैला हुआ था। मकानों के दरवाजे बंद थे। आगे जाकर गली और ज्यादा तंग हो गई। यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए। एक मकान की ड्योढ़ी में अंबर ने एक बूढ़ी नेपाली औरत को देखा कि सर झुकाए बैठी मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही है। उसके आगे लकड़ी की थाली में दूध का बर्तन रखा है। अंबर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और गौर से देखने लगा कि ये औरत क्या कर रही है। औरत की आंखें बंद थी, शायद वो कोई मंत्र पढ़ रही थी। इतने में उसने देखा कि मकान के अंदर से सब्ज रंग का एक लंबा सांप निकलकर आया। औरत के सामने कुंडली मारकर बैठ गया और अपना फन फैलाकर झूमने लगा। औरत ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सांप ने प्याले में मुंह डालकर दूध पीना शुरू कर दिया। अंबर को नाग का ख्याल आया। सोचा कि शायद कहीं ये नाग ही ना हो। इस ख्याल से वो आगे बढ़ा और उसने सांप के करीब जाकर कहा, नाग क्या ये तुम हो? सब सांप ने अपने करीब एक गैर इंसान को देखा तो गुस्से से मुंह बर्तन से बाहर निकालकर अंबर की कलाई पर डस दिया। नेपाली औरत ने भी आंखें खोलकर खौफ और गुस्से से अंबर को देखा और बोली, जालिम इंसान, तूने मेरे नाग देवता के चेले की तौहीन की, इसका बदला तुम्हें मिल गया। अभी तुम्हारा जिस्म इसके जहर से पिघलकर बह जाएगा। उसे क्या खबर थी कि अंबर उस मिट्टी का बना हुआ नहीं है कि जिस पर सांप का जहर असर करे। अंबर बड़े इत्मीनान से खड़ा रहा और सब्ज नाग की तरफ देखकर बोला, बहन क्या यह सांप नाग देवता का चेला है? नेपाली औरत ने कहा, हाँ, इसके खाने भोजन में खलल डालकर तुमने नाग देवता के गजब को ललकारा। तुम अब कोई दम के मेहमान हो। अंबर बोला, बहन काश मैं कोई दम का मेहमान होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे नाग देवता के चेले का जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, मैं इस सांप को इसकी गुस्ताखी की सजा जरूर दूंगा, क्योंकि एक बात साबित हो गई है कि ये मेरा भाई नाग नहीं है।
इतना कहकर अंबर ने सांप को गर्दन से पकड़कर एक झटका दिया और सांप की हड्डी पसली तोड़कर रख दी। मुकद्दस सांप की तड़पती लाश को देखकर नेपाली औरत ने एक भयानक चीख मारी, जिसे सुनकर मकान के अंदर से एक मंडे हुए सर वाला जोगी हाथ में त्रिशूल लिए बाहर निकला। उसने सांप की लाश देखी तो अपना त्रिशूल उठाकर आसमान की तरफ लहराया और अंबर के सर पर दे मारा। त्रिशूल अंबर के सर के ऊपर से गुजर गया। अंबर को चक्कर सा आ गया, उसके पांव लड़खड़ाने लगे। उसने संभलने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो गिर पड़ा। खुदा जाने उस जोगी ने क्या मंत्र फूंका था कि अंबर जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। जोगी ने नेपाली औरत की तरफ देखकर कहा, इस आदमी ने हमारे देवता को हलाक कर दिया है, हम इसे इसके गुनाह की सजा देंगे। उसने ताली बजाई। कोठली से 3-4 सर मंडे जोगी निकलकर बाहर आ गए और हाथ बांधकर खड़े हो गए। क्या हुक्म है महाराज? जोगी ने कहा, इस मलीज को उठाकर अंदर ले जाओ और आधी रात को दरियाए घाघरा में जाकर फेंक दो ताकि इसकी लाश समंदर में जाकर खूनखार मछलियों की ग़िज़ा बन जाए। सर मंडे जोगी अंबर को उठाकर कोठली में ले गए। आधी रात को जब हर तरफ अंधेरा छा गया, शहर कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया, तो सर मंडे जोगियों ने बेहोश अंबर को उठाया और अंधेरी गलियों से होकर बाहर पहाड़ की तरेट में आ गए। यहाँ एक तेज रफ्तार दरिया बह रहा था। उन्होंने अपने जोगी महाराज के हुक्म के मुताबिक अंबर को दरिया में फेंक दिया और वापस चले गए। अंबर के बेहोश जिस्म को तेज रफ्तार मौजें अपने साथ बहा ले गईं। सारी रात और सारा दिन अंबर का जिस्म दरिया की लहरों पर सफर करता रहा। दूसरे दिन शाम को दरिया एक बहुत बड़े दरिया के साथ जाकर मिल गया। उस दरिया ने समंदर की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। उस रोज रात को नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में राजा के हुक्म के मुताबिक नाग देवता के आगे नाग को कुर्बानी के लिए डाला जा रहा था। मुकद्दस मंदिर की कुर्बान गाह में तिल धरने को जगह न थी। राजा खुद अपने वजीरों के साथ मौजूद था। मोटा पुजारी भी जरक बर्क लिबास पहने अपने दूसरे पुजारियों के साथ वहां मौजूद था। पहले पुजारी भजन गाते रहे, फिर कुर्बानी देने वाले चबूतरे को संदल से धोया गया। ऊदो लोबान सुलगाए गए, दीवारों पर मशलें रोशन थी। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो कुर्बानी का वक्त आ गया। नाग देवता को गार से निकालकर चबूतरे पर लाकर बिठा दिया गया। पुजारियों ने नाग देवता को देखकर सर झुका दिए और नारे लगाए। नाग देवता को मालूम था कि अभी क्या होने वाला है। आज वो जिंदगी में पहली बार कांप रहा था, क्योंकि उसके आगे ये लोग एक ऐसे इंसान को कुर्बानी के लिए डालने वाले थे जो सांबों का राजा, तमाम जमीन के नाग देवताओं का बड़ा देवता, अजीम नाग आजम था। नाग देवता का फन आज खड़ा नहीं हो रहा था। मोटा पुजारी और राजा इस तब्दीली को महसूस कर रहे थे और हैरान थे कि ये बात क्या है। उधर से नाग को जंजीरों में जकड़कर बाहर लाया गया। कुर्बान गाह के चबूतरे के सामने लाकर नाग को खड़ा कर दिया गया। नाग ने राजा, मोटे पुजारी और लोगों की तरफ देखकर कहा, ए राजा, ए मोटे पुजारी, ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं आखिरी बार तुम लोगों से कहूंगा कि मुझे सांप पर कुर्बान करने की कोशिश ना करो। इसका अंजाम तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे नाग देवता से बड़ा देवता हूँ। मोटे पुजारी ने हाथ उठाकर कहा, इस बदलगाम की जुबान खींच ली जाए, ये हमारे मुकद्दस देवता की तौहीन कर रहा है। राजा ने हुक्म दिया, इसे फौरन नाग देवता के आगे डाल दिया जाए ताकि वो उसके जिस्म को काट काट कर एक एक लुकमा करके खाना शुरू कर दे। फौरन 6-7 हट्टे कट्टे सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने नाग को उठाकर नाग देवता के आगे डाल दिया। सब लोग पीछे पीछे हटकर खड़े हो गए कि इंसान की कुर्बानी का तमाशा देखते हैं, लेकिन उन्हें एक और ही तमाशा देखना पड़ा। नाग को अपने सामने पाकर नाग देवता एकदम से चबूतरे से उतरकर नीचे फर्श पर आ गया। उसने अपना सर जमीन पर रख दिया और सजदे में गिर पड़ा। नाग चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने नाग देवता को हुक्म दिया, उठो और मेरे हुक्म से मोटे पुजारी को हड़प कर जाओ। बड़े सामने नाग का हुक्म सुनते ही अपनी गर्दन उठाई, अपनी जगह से छलांग लगाई और सब लोगों की नजरों के सामने बड़े पुजारी की गर्दन अपने मुंह में ली और उसे घसीटकर नाग के कदमों में ले आया। वहां एकदम शोर मच गया। राजा और उसके अमीर वजीर अपनी अपनी जगहों से उठकर खड़े हो गए और उनके चेहरों से खौफ टपक रहा था। अचानक रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पुजारी की जान बख्शी कर दें। इस आवाज को सुनकर नाग ने सांप को हुक्म दिया, इसे छोड़ दो। सांप ने मोटे पुजारी को छोड़ दिया। पुजारी बेचारा अधमुआ हो गया था, नीम जान होकर जमीन पर पड़ा कांप रहा था। मक्कार वजीर ने चीख कर कहा, यह जादूगरी है, इस नौजवान को पकड़कर आग में डाल दिया जाए। नाग ने चबूतरे पर खड़े होकर कहा, ए अहमक वजीर, अपनी मौत को आवाज मत दो, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हाँ, तुम्हारा ये मुकद्दस सांप जरूर जानता है। देखो, तुम जिसकी पूजा करते हो वो मेरी पूजा करता है, तुम जिसके आगे सर झुकाते हो वो मेरे हुक्म का बंदा है। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो खामोश हो जाओ। वजीर ने कहा, मैं हरगिज खामोश नहीं रहूंगा। तुमने हमारे नाग देवता पर जादू करके इसको अपना मुती बना लिया है। तुमने हमारे मजहब की तौहीन की है। हम तुम्हें आग में डाल देंगे। हम जादूगरों और चुड़ैलों को आग में डाल दिया करते हैं। सब लोग खामोश थे, उनकी आंखें फटी हुई थी। राजा भी खामोश था कि शायद वजीर ठीक कहता है और इस नौजवान ने जादू कर रखा हो। पुजारी भी जमीन पर से उठकर राजा के पास जाकर खड़ा हो गया था। उसकी गर्दन पर अभी तक सांप के दांतों के निशान थे। सिर्फ रानी के दिल में नाग का एहतराम था। वो समझ गई थी कि नाग कोई गैर मामूली इंसान है या कोई देवता है जो इंसान के रूप में वहां आ गया है।
वजीर की बात पर सांप को तैश आ गया, क्योंकि उसके सामने उसके अजीम देवता की तौहीन की जा रही थी। अभी नाग सोच ही रहा था कि वजीर को क्या सजा दी जाए कि सांप अपनी जगह से उछलकर वजीर की तरफ गया और सांप की आंखों के सामने उसने वजीर के सर को अपने मुंह में डालकर निगलना शुरू कर दिया। चारों तरफ एक शोर मच गया, मगर किसी में इतनी जुर्रत ना हुई कि आगे बढ़े। सांप ने एक ही पल में वजीर को आधा अपने मुंह में हड़प कर लिया। वजीर की टांगें सांप के भयानक मुंह के बाहर हिल रही थी। सांप ने एक झटका मारा और सालम का सालम वजीर उसके हलक में उतर गया। वहां सन्नाटा छा गया। पुजारी थर थर कांपने लगे। राजा और उसके दरबारियों का रंग उड़ गया। नाग ने कहा, क्या अब भी तुम पर साबित नहीं हुआ कि मैं अजीम देवता हूं? अगर किसी को अब भी शक है तो देखो, मेरे असली शक्ल अगर देख सकते हो तो गौर से देखो। नाग एकदम से एक बहुत बड़े गहरे नीले रंग के सांप में तब्दील हो गया, जिसके 7 मुंह थे। हर मुंह के सर पर एक एक सफेद कलगी वाला सांप फन उठाए कुंडली मारे बैठा था। नाग का 7 सर वाला बड़ा फन एक अजीम छतरी की तरह फैला था और आंखों में से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। कुर्बानगाह के अंदर हर कोई दम बखूद था। हर एक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजा एकदम सजदे में गिर पड़ा। उसे सजदे में गिरते देखकर मोटा पुजारी, दूसरे पुजारी और सारे के सारे लोग सजदे में गिर पड़े। नाग झूम रहा था और उसके 7 मुंह लंबी लंबी जुबानें बार बार बाहर निकाल रहे थे। नाग का ये रूप देखकर सब पर दहशत तारी हो गई थी। उसी वक्त नाग वापस अपनी असली शक्ल में आ गया, क्योंकि डर था कहीं वहां किसी का खौफ से दिल न बंद हो जाए। नाग जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। नाग ने कहा, सुनो, मैंने अपने सांप को यहाँ अपना जानशीन मुकर्रर किया है। यही नाग देवता तुम्हारा देवता है और तुम इसी की पूजा करोगे। मैं तुम्हारे मुल्क में सैर करने आया था और अब यहाँ से वापस चला जाऊंगा। राजा और रानी ने नाग के गले में फूलों की माला डाली और हाथ जोड़कर उसके पांव छुए। मोटे पुजारी ने भी नाग के आगे सजदा किया और कहा, महाराज, अब एक बात आप बता दें, क्या आप ही उस रोज मेरी कोठरी में राजा के रूप में तशरीफ लाए थे? नाग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो मैं ही था। नाग को राजा ने अपने खास महल में बतौर खास मेहमान के ठहराया। रानी ने एक रोज हाथ बांधकर नाग से कहा, महाराज, मेरी एक अर्ज है, अगर आपकी नज़र इनायत हो तो मेरी कश्ती तूफान से पार हो सकती है। नाग ने कहा, रानी, तुम्हारी वो कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? रानी ने कहा, हुजूर, मेरे यहाँ कोई लड़का नहीं है। सोचती हूँ कि अगर लड़का पैदा हो जाए तो हमारी सल्तनत को एक वारिस मिल जाएगा, नहीं तो मेरे राजा की वफात के बाद हमारे खानदान का कोई नाम लेने वाला भी ना होगा। नाग ने कहा, रानी, तुम लोगों ने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। रात को नाग शाही महल से निकलकर जंगल में आ गया। जंगल में एक खास किस्म की नागफन बूटी हुआ करती थी, जिसको गर्म पानी में डालकर अगर कोई शादीशुदा औरत पी जाए तो उसके यहाँ लड़का पैदा हो जाता था। नाग उस बूटी की तलाश में जंगल में घूमने लगा। ये एक खास किस्म की बूटी होती है जिसकी शक्ल बिल्कुल फनदार सांप की तरह होती है, और कहते हैं कोई ना कोई सांप उस बूटी की ज़रूर हिफाजत करता है। अगर उस बूटी को कोई तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो सांप उसे डस कर हलाक कर देता है। नाग झाड़ियों में से गुजर रहा था और साथ साथ नागफन की तलाश भी करता जा रहा था। चांदनी रात थी। जंगल की जड़ी बूटियां साफ नजर आ रही थी। एक जगह नाग को नागफन बूटी की खास खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू की तरफ बढ़ता चला गया। काफी दूर जाकर एक चट्टान की खो के सिरे पर नाग ने बूटी को देखा कि अपना फन उठाए जमीन में उगी हुई थी। नाग बड़ा खुश हुआ और हाथ आगे बढ़ाकर तोड़ने ही वाला था कि एक काला सांप खो में से फुनकारता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने फन उठा रखा था, बड़े गुस्से में था, बार बार जुबान बाहर निकाल रहा था, चाहता था कि नाग को डस कर हलाक कर दे कि अचानक नाग को शक्ल देखकर जहां खड़ा था वहीं रुक गया। नाग ने मुस्कुराकर कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा हकीर सांप के बच्चे, मुझे डसने की कोशिश करने लगे थे? काले सांप ने गर्दन झुकाकर जमीन के साथ लगा दी और कांपती आवाज में बोला, मेरे आका, मेरे अजीम देवता, मेरी खता माफ कर दें, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। अब तो पहचान लिया मुझे। मेरे आका, मैं हजूर का अदना सा गुलाम हूँ, खादिम हूँ। अगर हुक्म करे तो इस खो के अंदर जमीन में दफनशुदा बादशाहों की दौलत निकाल कर आपके कदमों में ढेर कर दूं। हुक्म करे तो मैं इस जंगल की सारी नागफनी बूटियां लाकर आपके पाँव में बिछा दूं। नाग ने कहा, नहीं, मुझे बादशाहों की दौलत और जंगल की सारी जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ यही एक नागफनी बूटी चाहिए और ये मैं ले जा रहा हूँ। तुम यहाँ कब से और क्या करते हो? नाग के पूछने पर काले सांप ने अर्ज की, अजीम देवता, मैं 100 बरस से इस खो में जिंदगी बसर कर रहा हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मरने से पहले आपके दर्शन हो गए, अब आराम से मर सकूंगा। यहाँ मैं बादशाहों के खजाने की निगरानी करता हूँ और इस नागफनी की हिफाजत की भी मेरी ड्यूटी लगी है। नाग ने कहा, तुमने इधर से मेरे भाई अंबर को या बहन मारिया को गुजरते तो नहीं देखा? काले सांप ने कहा, अजीम देवता, मैंने उन्हें नहीं देखा, अगर आप हुक्म दें तो मैं सारे नेपाल के जंगल तलाश कर डालूंगा। नाग बोला, नहीं, मैं उन्हें खुद तलाश कर लूंगा। नाग ने नागफनी की बूटी तोड़कर जेब में रखी और सांप से रुखसत लेकर वापस शाही महल में आ गया। उसने बूटी गर्म पानी में उबालकर रानी को पिला दी और कहा, खुदा के हुक्म से अब तुम्हारी गोद हरी होगी तो तुम एक शहजादे की मां बन जाओगी। अब नाग ने शहर में अंबर की तलाश की मुहिम तेज कर दी। वो चाहता था कि इस मुल्क से वापस चला जाए, लेकिन वापस जाने से पहले वो ये इत्मीनान कर लेना चाहता था कि अंबर वहां नहीं है
या अगर कहीं है तो वो उसे साथ लेकर वहां से जाना चाहता था। नाग शाही महल में मेहमान खास बनकर ठहरा हुआ था। राजा, रानी, पुजारी और अमीर वजीर सब उसकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते, लेकिन नाग का अब वहां दिल न लगता था। वो चाहता था कि अंबर को तलाश करे और उसे साथ लेकर वहां से चला जाए। वो सुबह को शाही महल से निकलता और शाम को शहर में चक्कर लगाकर वापस आ जाता। एक रोज वो आवारागर्दी करता हुआ दरिया के किनारे शहर की गुंजान आबादी में निकल गया। यहाँ बड़े तंगो तारीख गली कूचे थे। वो एक छोटी सी गली में आ गया। ये वही गली थी जिसके एक मकान की ड्योढ़ी में अंबर के साथ हादसा पेश आया था और उसे सर मंडे जोगी ने बेहोश करके दरिया में फेंकवा दिया था। नाग इधर उधर देखता चला जा रहा था कि उसने एक मकान की नीम तारीख ड्योढ़ी में बैठी हुई एक नेपाली औरत को देखा जो एक चरखे पर सूत काट रही थी। ये वही औरत थी जिसने अंबर को मुसीबत में फंसाया था। नाग उस औरत के पास गया और बोला, माताजी, यहाँ से कभी कोई ऐसा इंसान गुजरा है नौजवान जिसकी आंखों का रंग सब्ज है और उसके सर के बाल स्याह घुंघराले हैं? नेपाली औरत को अंबर याद आ गया जिसने उसके मुकद्दस शाम की तौहीन की थी और उसने उसे सर मंडे जोगी के हवाले कर दिया था। नेपाली औरत समझ गई कि यह भी कोई उस गुस्ताख का भाई बंद है और उसकी मौत का बदला लेने आया है। वो मकारी से बोली, हाँ, मैंने सब्ज आंखों और घुंघराले बालों वाले उस नौजवान को देखा है। मेरा भाई अंदर है। उसे मालूम है कि वो नौजवान कहाँ रहता है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी अंदर से मालूम करके आती हूँ। नाग बड़ा खुश हुआ कि आखिर उसे अपने भाई अंबर का सुराग मिल गया। वो ड्योढ़ी में बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। नेपाली औरत जल्दी से अंदर चली गई। अंदर एक कोठली में सर मंडा जोगी बैठा मंत्र पढ़कर आग में कोई शय डाल रहा था। कोठली में धुआं भरा हुआ था। नेपाली औरत ने जाते ही उसे बता दिया कि एक नौजवान तुमसे अपने भाई का बदला लेने आया है। सर मंडा जोगी अपनी लाल लाल आंखें खोल कर बोला, किस बदबख्त की मौत आई है कि मुझसे बदला लेने आए? कौन है वो? कहाँ है वो? नेपाली औरत ने कहा, मैंने उसे ड्योढ़ी में बिठाया है। अभी उसको उसकी गुस्ताखी की सजा देता हूँ। क्या उसे अपने भाई के अंजाम की खबर नहीं? अब तक तो समंदर की मछलियां उसकी हड्डियां भी चबाकर हजम कर चुकी होंगी। इतना कहकर सर मंडा जोगी कोठली से बाहर निकल आया। त्रिशूल उसने हाथ में थामा और ड्योढ़ी में आकर नाग को अपनी वहशतनाक लाल लाल आंखों से घूर कर देखा। कौन हो तुम? सर मंडे जोगी की गरजदार आवाज सुनकर नाग ने पलट कर देखा और कहा, मेरा भाई अंबर यहाँ आया था, मैं उसकी तलाश में आया हूँ। क्या आपको इल्म है कि वो कहाँ रहता है? सर मंडे जोगी ने त्रिशूल उठाकर कहा, मैं अभी तुम्हें उसके पास पहुंचाता हूँ। और अभी नाग संभलने भी न पाया था कि सर मंडे जोगी ने त्रिशूल नाग के ऊपर फेंक दिया। नाग को इतनी मोहलत ही न मिली कि वो अपना दिफा कर सकता या किसी दरिंदे वगैरह की शक्ल इख्तियार करके सर मंडे जोगी को उसकी गुस्ताखी का मजा चखा सकता। त्रिशूल का नाग के सर पर से गुजरना था कि नाग का सर चकराने लगा। टांगें कांपने लगीं और वो बेहोश होकर एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। नेपाली औरत और सर मंडा जोगी नाग की ताकत से बेखबर थे। उन्हें कुछ मालूम न था कि उन्होंने कितनी बड़ी ताकत और करामत को बेहोश कर दिया है। नेपाली औरत बोली, चलो अब इसको भी दरिया पर जाकर फेंकाओ। सर मंडे जोगी ने ताली बजाकर अपने जोगी चेलों को बुलाया और कहा, जाओ और इस बेहोश दुश्मन को भी जाकर दरिया में फेंक दो। एक जोगी चेले ने कहा, महाराज, बाहर बड़े जोर की मूसलाधार बारिश हो रही है और राजा के सिपाही भी किसी मफरूर की तलाश में गश्त कर रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें सुबह तक मौसम ठीक होने और राजा के सिपाहियों के इधर उधर होने का इंतजार कर लेना चाहिए। नेपाली औरत ने जोगी चेले की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, यह ठीक कहता है, मैं लाश को पिछली कोठली में छुपाए देती हूँ। उनके लिए तो वो लाश ही थी, अगरचे नाग अभी बेहोश था। अब उसके होश में आने और फिर बिफरे हुए दरिया की मौजों से बच निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर मंडे जोगी ने त्रिशूल नाग के सर के ऊपर रखते हुए कहा, ले जाओ इसे और सुबह होते ही दरिया की तूफानी लहरों के हवाले कर दो। दो सर मंडे जोगी बेहोश नाग को उठाकर ले गए। उन्होंने नाग को मकान की अंधेरी पिछली कोठली में जाकर जमीन पर फेंक दिया। दो जोगी कोठली के बाहर चारपाई पर बैठकर पहरा देने लगे। उन्होंने अंदर मिट्टी का एक दिया रोशन कर दिया था, जिसकी धीमी रोशनी में कमरे की स्याह दीवारें और ज्यादा भयानक हो गई थी। नाग कच्चे ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। बाहर गली में जोरों शोर से बारिश हो रही थी। बिजली रह रहकर चमकती, बादल जोर से गरजते तो जमीन का सीना हिल जाता। पहरेदार जोगी कोठली के बाहर पहरा दे रहे थे। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिस कोठली में नाग को बेहोश करके बंद किया गया था, उसके एक कोने में एक मटका पड़ा था जिसका मुंह कपड़े से बंद किया गया था। उस मटके में दूसरा मुकद्दस सांप सो रहा था। ये वो सांप था जो पहले सांप के मर जाने के बाद लाया गया था और नेपाली औरत और सर मंडा जोगी सुबह के वक्त उसकी पूजा किया करते थे। एक बार जो बिजली जोर से कड़की तो मटके के अंदर सांप जाग पड़ा। उसको कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। यूं लगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उसके करीब बैठी उसे देख रही है। वो मटके के अंदर चक्कर लगाने लगा। अब उसे एक जबरदस्त और बड़ी हैबतनाक बू आने लगी। ये बू सबसे बड़े, सबसे अजीम नाग देवता की खास बू थी। सांप बेचैन होकर मटके का कपड़ा फाड़कर बाहर आ गया। सांप अंधेरे में भी बड़ी बखूबी से देख लिया करते हैं। बाहर आकर क्या देखता है कि अजीम नाग देवता फर्श पर बेहोश पड़ा है। सांप सुन होकर रह गया। ये उसकी किस्मत कहाँ कि उसकी कोठली में अजीम नाग देवता आ जाएं और वो उसके दर्शन करे।
सांप ने नाग के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो समझ गया कि अजीम नाग देवता पर सर मंडे जोगी ने त्रिशूल से जादू कर दिया है। गुस्से से उसका खून खौल उठा। सर मंडे जोगी की ये जुर्रत कि वो उसके अजीम नाग देवता पर हमला करे। सांप ने अपना मुंह नाग के पांव पर रखकर जुबान उसके तलवे पर फेरनी शुरू कर दी। जरा सी देर में नाग को होश आ गया। उसने आंखें झपकाते हुए सांप को देखा और उठकर बैठ गया। मुझे क्या हो गया था? सर मंडे जोगी ने मेरे ऊपर अपना जादुई त्रिशूल फेंका था। सांप ने सर झुकाकर कहा, अजीम नाग देवता, ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए। सर मंडे जोगी ने आपको जादू के जरिए बेहोश कर दिया था और अब वो आपको दरिया बुर्द करने की तैयारियां कर रहा है। उसको इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। नाग ने कहा, लेकिन इन लोगों ने मेरे भाई अंबर को कहीं गुम कर दिया है। मैं पता करना चाहता हूं कि अंबर कहाँ है। इनसे पहले ये मालूम करना होगा। सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अंबर नामी एक नौजवान ने हमारे मुकद्दस सांप को हलाक कर दिया था, जिसकी सजा सर मंडे जोगी ने उसे ये दी कि उसे बेहोश करके दरिया घाघरा में फेंक दिया। नाग ने सर पकड़ लिया। कम बख्तों ने अंबर को एक बार फिर मुझसे जुदा कर दिया। वो इसे हलाक तो ना कर सकते थे, लेकिन जाने उस वक्त वो समंदर में किस मकाम पर बह रहा होगा। सांप ने अदब से कहा, अजीम देवता, हुक्म दें कि सर मंडे जोगी को उसके जुर्म की सजा दी जाए। नाग कहने लगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से बाहर निकालकर अपने शाही महल जाना है, ताकि राजा से इजाज़त लेकर दरिया के रास्ते सफ़र करता हुआ समंदर तक पहुँचूँ और अपने भाई अंबर को तलाश कर सकूँ। सांप ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। सांप रेंगता हुआ कोठली से बाहर निकल गया। देखा कि दोनों जोगी पहरा दे रहे थे। उसने अचानक सामने आकर अपना फन फैलाया और दोनों को डस दिया। दोनों जोगी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से खून जारी हो गया। नाग भी बाहर आ गया था। उसने सांप से कहा, चलो अब सर मंडे जोगी की खबर लेते हैं। नाग ने कहा, सर मंडे जोगी ने मेरे भाई पर जुल्म किया है, उससे मैं अपने भाई अंबर के जुल्म का बदला लूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे। सांप ने नाग के पांव पर सर रखकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। सांप और नाग अंधेरे में सर मंडे जोगी की कोठली के बाहर आ गए। बाहर भी 4 हट्टे कट्टे भक्षु पहरा दे रहे थे। नाग ने सांप से कहा, मैं इन लोगों को नेपाल के आदमखोर शेर के रूप में मिलूंगा। सांप ने कहा, जैसी आपकी मर्जी अजीम देवता। सांप नाग से जरा परे हटकर दीवार के साथ हो गया। नाग ने आंखें बंद करके सांस अंदर को जोर से खींचा। जो ही उसने सांस बाहर को छोड़ा, वो नेपाल के जंगलों का खूंखार शेर बन चुका था। ये बड़े सर और जर्द धारियों वाला 10 फुट लंबा बड़ा ही भयानक किस्म का शेर था कि जिसकी शक्ल देखकर ही बड़े बड़े शिकारियों का दिल कांप उठता है। चारों सर मंडे जोगी 2 चारपाइयों पर आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। ताक में मिट्टी का दिया जल रहा था। शेर बड़ी खामोशी से एकदम उनके दरमियान जाकर खड़ा हो गया। अपने सामने शेर को देखकर जोगियों पर सन्नाटा तारी हो गया। वो गोया पत्थर बनकर उसे दहशत से तकते ही रह गए कि ये बला अचानक कहाँ से आ गई। शेर ने झपटा मारकर हमला कर दिया। 2 आदमियों के सरों पर अपने पंजे इस जोर से मारे कि उनकी गर्दनों के मनके टूट गए। वो चारपाइयों से जमीन पर लुढ़क गए। बाकी 2 बेहोश हो गए। शेर ने उन्हें कुछ न कहा और आगे बढ़कर सर मंडे जोगी की कोठली के दरवाजे पर पंजा मारा। दरवाजा धड़ाक से खुलकर गिर पड़ा। जोगी सो रहा था। खड़ाक से उसकी आंख खुल गई। उसने जो सामने शेर को देखा तो सुन्न होकर रह गया। चाहता था अपना त्रिशूल उठाकर उस पर जादू करे कि शेर ने उसे इतनी मोहलत न दी। एक बिजली सी कूदी। शेर अपनी जगह से उछला और फिर जोगी शेर के नीचे फर्श पर तुड़ा मुड़ा पड़ा था। शेर ने उसकी गर्दन अपने मुंह में लेकर जोर से 3-4 झटके दिए और उसका सर गर्दन से अलग होकर शेर के मुंह में आ गया। ये सब कुछ चंद 1 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। न शेर की गरज सुनाई दी, न जोगियों में से किसी की आवाज़ निकली और सारा काम भी हो गया। शेर वापस सांप के पास आया और कहने लगा, नेपाली औरत को तलाश करो। सांप उसी वक्त नेपाली औरत की कोठली में आ गया। वो मकार औरत भी गहरी नींद सो रही थी। बाहर बारिश उसी तरह हो रही थी। सांप ने उसे जगाकर कहा, तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर आ गई है। नेपाली औरत ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? सांप ने कहा, बदकिस्मत औरत, तुमने जिस शख्स को दरिया में फेंक कर हलाक करने की साजिश की थी वो हमारा मुकद्दस नाग देवता है। इस वक्त वो शेर के रूप में तुम्हारी कोठली के बाहर खड़ा है और तुम्हारे खून का प्यासा है। वो तुमसे अपने भाई अंबर की मौत का बदला लेना चाहता है। नेपाली औरत ने गुस्से से कहा, यह कैसे हो सकता है? जोगी महाराज उसे भस्म कर देगा। सांप ने कहा, तुम्हारे जोगी महाराज की लाश के टुकड़े इस कोठली में पड़े हैं। उसके दूसरे जोगी भी मर चुके हैं। अब तुम अपनी खैर मनाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम बता दो कि मेरे जहर से हलाक होना चाहती हो या ये चाहती हो कि शेर की खुराक बनो। नेपाली औरत जल्दी से उठकर बाहर आ गई। बाहर नेपाल का भयानक चेहरे वाला शेर खड़ा था। औरत गश खाकर गिर पड़ी। सांप ने कहा, अजीम देवता, इस औरत की जान बख्शी मत करना। न जाने इसने कितनी माओं के बेटों को दरिया में फेंक दिया है। अगर ये जिंदा रही तो इसका जुल्मों सितम भी जारी रहेगा। शेर बोला, तो फिर आगे बढ़ो और इसे सर मंडे जोगी के पास पहुंचा दो। जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर शेर फिर से नाग की इंसानी शक्ल में वापस आ गया। सांप ने आगे बढ़कर अपना फन फैलाया और बड़े आराम से उस नेपाली जालिम औरत की गर्दन पर डस दिया। एक पल में जहर ने अपना असर दिखाया। औरत का रंग नीला पड़ गया। नाक और मुंह से खून जारी हो गया और वो ठंडी हो गई।
सांप ने नाग से पूछा, अजीम नाग देवता, आप मेरे लिए क्या हुक्म है? नाग कहने लगा, तुम वापस जंगल में जाकर अपने दूसरे साथियों के हमरा जिंदगी बसर करो। मैं राजा के महल में नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने भाई अंबर की तलाश में इस मुल्क से निकल जाऊंगा। खुदा हाफिज। और नाग सांप को रुखसत करके बाहर निकल आया। गली में बारिश थम गई थी। रात का अंधेरा छाया हुआ था। शहर की तंगो तारीख गलियां और बाजार सुनसान थे। नाग चलते चलते शहर के किनारे पर आ गया। यहाँ से जंगल शुरू होते थे। नाग की मंजिल अब समंदर था, बंगाल का काला पानी, काला समंदर, क्योंकि जिस समंदर में बेहोश अंबर को फेंका गया था और वो आगे चलकर उसी बंगाल के काले समंदर में जा गिरता था। रात काली थी, बादल छाए हुए थे। आसमान पर दूर जंगलों में कभी कभी बिजली चमक जाती थी। नाग ने सोचा कि वो किस तरह सफर करेगा। यहाँ कोई रास्ता भी नहीं, कोई सवारी भी नहीं, कोई काफिला भी नहीं जो बंगाल के शहर कलकत्ते को जाता हो। सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं था। वो किसी तेज रफ्तार जानवर की शक्ल इख्तियार करके दरियाए घाघरा के साथ साथ चलना शुरू कर दे और यूं शहर कलकत्ता पहुंच जाए, क्योंकि यह दरिया आगे जाकर कलकत्ते के दरियाए हगली में जाकर गिर जाता था और फिर समंदर आ जाता था। नाग ने उसी वक्त अकाब की शक्ल इख्तियार कर ली और दरिया के ऊपर कलकत्ते की जानिब उड़ना शुरू कर दिया। सारी रात वो उड़ता रहा। जब दिन की रोशनी निकल आई और धूप जंगलों, पहाड़ों और वादियों में चमकने लगी तो वो एक दरख्त पर उतर आया और आराम की गर से बैठ गया। अब जरा अंबर को देखते हैं कि वो किस हाल में है। सर मंडे जोगी के आदमियों ने जब उसे दरिया में फेंका तो वो बेहोश था। रात भर वो बेहोशी की हालत में बहता रहा। सुबह उसे होश आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो तो दरिया में बहा चला जा रहा है। दरिया की लहरों ने उसे उठा रखा था और डूबने नहीं दे रही थी। वो पानी में बहते बहते तंग आ गया था, मगर दरिया की लहरें बहुत तेज थी और शाम के वक्त दरिया मैदानों में दाखिल हो गया। उसका पाट भी चौड़ा हो गया और रफ्तार भी सुस्त बढ़ गई। अंबर ने साहिल की तरफ तैरना शुरू कर दिया। उस वक्त दरिया में चंद माहीगीर एक कश्ती में सवार मछलियां पकड़ रहे थे। उन्होंने जो दूर एक इंसान को हाथ पांव मारते देखा तो समझे कि कोई शख्स डूब रहा है। जल्दी से कश्ती उसकी तरफ ले आए और अंबर को पकड़कर कश्ती में सवार करा लिया। भाई तुम कौन हो और इतने बड़े दरिया में क्या कर रहे थे? माहीगीर ने पूछा। अंबर ने कहा, मैं जरा दरिया में तैराकी कर रहा था। माहीगीर हंस पड़े। बड़े बहादुर नौजवानों, तुम इतने बड़े और गहरे दरिया में तैराकी कर रहे थे? माहीगीर मछलियां पकड़ने के बाद अंबर को भी अपने साथ झोंपड़ियों में ले गए। उन्होंने अंबर को गरीबाना खाना यानी मोटे उबले हुए चावल और मछली खिलाई। बूढ़े माहीगीर ने कहा, बरखुरदार तुम कहाँ रहते हो? तुम हमारे गांव के नहीं हो, फिर तुम कहाँ से आए हो? अब अंबर को मुश्किल पड़ गई। वो अपना आप छुपाना चाहता था। उसने यूं ही झूठ मूठ कह दिया कि वो पिछले गांव एक दोस्त के यहाँ सैर करने आया था कि दरिया की लहरें उसे बहाकर यहाँ तक ले आईं। माहीगीर ने कहा, अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? अंबर ने कहा, यहाँ से करीबी शहर कौन सा है? भाई यहाँ से तो कलकत्ता ही एक बड़ा शहर है जो 200 कोस के दरमियानी रास्ते पर वाक़या है। क्या तुम कलकत्ता जाओगे? अंबर ने सोचा कि अब बड़े शहर में ही चले जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल में तो अब नाग से मुलाकात नहीं होगी। शायद वो कलकत्ते में मिल जाए। फिर कहने लगा, बाबा मैं कलकत्ते जाऊंगा। माहीगीर कहने लगा, यहाँ महीने में एक बार धुएं वाला अगन बोट माल लेकर आता है और सूखी मछलियां भरकर वापस कलकत्ते ले जाता है। तुम जब तक अगन बोट नहीं आता हमारे यहाँ रहो। क्या तुम्हें मंजूर है? मगर बाबा मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। कोई बात नहीं बेटा, तुम हम पर बोझ नहीं बनोगे। जो हम खाते हैं वही तुम खा लेना। हम भी जमीन पर सोते हैं, तुम भी हमारे साथ जमीन पर सो रहना। और फिर अगन बोट के आने में दिन भी तो यही 10-12 रह गए हैं। तुम्हारा शुक्रिया बाबा। अंबर उन माहीगीरों की झोंपड़ी में रहने लगा। नाग अकाब की शक्ल में समंदर की तरफ उड़ता चला जा रहा था। नाग की बदकिस्मती के चाटगाम के जंगलाती इलाके में यानी ठीक समंदर के करीब एक संगदिल और मशहूर कजाक यानी चकमा डाकू अपने आदमियों के साथ अकाब की शिकार में घात लगाए बैठा था। उसने जो आसमान पर दरख्तों के ऊपर ऊपर एक सफ़ेद अकाब को परवास करते देखा तो उसकी तरफ फंदा फेंका। ये रस्सी का फंदा एक तीर के पीछे लगा हुआ था और उसे यूं महारत से फेंका जाता था कि अकाब को तीर बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि उसके साथ बंधा हुआ फंदा शिकार के गले में फंस जाता था, जो शिकार को नीचे उतरने पर मजबूर कर देता था और शिकारी उसे पकड़ लेते थे। मगर नाग की बदकिस्मती के चकमा डाकू उस मामले में अनाड़ी था। उसने जो फंदे वाला तीर अकाब की तरफ फेंका तो बजाय उसके कि फंदा नाग के गले में फंसता, तीर उसके पहलू में आकर खुब गया। जख्म इस कदर तकलीफ दे था कि वो नीचे गिरने लगा और एक जगह झाड़ियों में धप से आकर गिर पड़ा और नीम बेहोश सा हो गया। चकमा डाकू के साथी उसे उठाकर सरदार के पास ले गए। चकमा डाकू ने सफ़ेद अकाब को जख्मी देखा तो अपने आदमियों पर बरस पड़ा कि उन्हें इस कदर तमीज़ नहीं कि फंदा कैसे फेंका जाता है। सफ़ेद अकाब यानी नाग को उस वक्त तीर निकालकर जख्म पर पट्टी बांधी गई और एक आरामदेह टोकरी में बिठा दिया गया। उस टोकरी के ऊपर भी एक टोकरी औंधे मुंह पड़ी थी, यानी यूं वो एक बांस की लंबी लंबी तिलियों का पिंजरा सा बन गया था। नाग के पहलू में बाजू के नीचे जख्म लगा था। उसकी बड़ी देखभाल हो रही थी, क्योंकि चकमा डाकू का कहना था कि सफ़ेद अकाब बड़ी खुशकिस्मती से ही कभी मिला करता है। नाग का जख्म अच्छा हो रहा था और वह जख्मी हालत में इंसानी शक्ल में आना भी नहीं चाहता था।
क्योंकि फिर वो अपने जख्म का इलाज नहीं कर सकता था और चलने फिरने के नाकाबिल था। डाकू उसे पहाड़ियों के दरमियान अपने डेरे पर ले गए थे। ये डेरा पहाड़ियों के दरमियान एक जगह उभरी हुई चट्टानों के नीचे एक खो में था। उन पहाड़ियों पर बड़ी घनी झाड़ियां और ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। नाग का पिंजरा चट्टानों के बीच में लाकर रख दिया गया था। आप भी ये मालूम करने के लिए आप बेताब हो रहे होंगे कि मारिया कहाँ चलेगी, उसके साथ समंदर में क्या गुजरी। वो तो नई दुनिया से वर्जीनिया नामी बहरी जहाज पर सवार होकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुई थी। अब वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, मैं ये खुद मालूम करने के लिए बड़ा बेताब हूँ। चलें ज़रा वापस गहरे समंदर की तरफ चलकर पता करते हैं कि मारिया किस हाल में है। मारिया वर्जीनिया नामी बहरी जहाज पर सवार होकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुई थी। जहाज आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका था और अब वो खलीज बंगाल में दाखिल होने ही वाला था। इस अरसे में मारिया ने बड़े सुकून से अपना सफर किया था। वो दिन भर जहाज के अरशे पर चलती फिरती, सैर करती फिरती और रात को चाहे जिस जगह भी आराम से लेटकर सो जाती, क्योंकि वो किसी को नजर तो आती नहीं थी। जहाज काले पानियों में दाखिल हो चुका था। ये इलाका बहरी डाकुओं के लिए बड़ा मशहूर था। ये लोग तिजारती और मुसाफिरों के जहाज को लूट लेते थे, मुसाफिरों को कत्ल कर देते थे और जहाज को तोपे मारकर डुबो देते थे। जहाज का कप्तान एक अंग्रेज था। उसने खतरे के पेश नज़र जहाज के तोपचियों को हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दे दिया था। रात को भी जहाज के ऊपर 2 मल्लाह पहरा देते थे और दूर दूर समंदर पर नजर रखते थे। गर्मी बड़ी हो चली थी। मारिया भी अक्सर रातों को अरशे पर ही सोती थी। एक रात ऐसा हुआ कि गर्मी और हवस ने मारिया को परेशान कर दिया और वह जहाज के अगले हिस्से में आकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। जहाज बड़ी हमवार रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। गर्म आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। समंदर का पानी पुरसुकून था। सिर्फ जहाज के अगले हिस्से से टकराकर लहरें बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जा रही थी। मारिया ने फजा में खतरे की बू महसूस की। वो उठकर जंगले के साथ लगकर खड़ी हो गई। रात आधी से कुछ ज्यादा ही गुजर चुकी थी। मारिया ने सामने समंदर की तरफ देखा। अंधेरे में उसकी नजर जहां तक गई समंदर पुरसुकून था। उसका दिल कॉफी पीने को चाहा। वो जहाज के नीचे जाने के लिए दरवाजे के पास से गुजरी तो देखा कि दोनों अंग्रेज पहरेदार मल्लाह अरशे के फर्श पर पड़े खराटे ले रहे थे। मारिया नीचे यानी लोअर डेक पर आ गई। यहाँ एक जगह कॉफी कैंटीन बनी थी। एक मोटा मद्रासी गद्दी पर बैठा ग्राहकों में कॉफी के प्याले बांट रहा था। वो प्याला हमाम से भरता और गाहक के हवाले कर देता। अगरचे रात होने की वजह से गाहक चंद एक ही थे, फिर भी वहाँ काफ़ी रौनक थी। बहरी जहाज़ों के निचले दर्जे के मुसाफिर अक्सर रातों को कम सोते हैं। मारिया भी काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके बिल्कुल करीब ही एक सिख काफ़ी पी रहा था। मारिया ने झुककर उसकी तरफ देखा। सिख चूंकि मारिया को देख नहीं सकता था, इसलिए अपने ख्याल में कॉफ़ी पीता रहा। मारिया ने फिर कैंटीन के मालिक मोटे मद्रासी को देखा। उसके पास कुछ खाली प्याले पड़े थे। मारिया ने एक प्याला उठाकर हमाम के नीचे रखा और उसकी टूंटी खोल दी। मद्रासी मालिक ने जो देखा कि अपने आप से हमाम की टूंटी खुल गई है तो उसने परेशान होकर जल्दी से टूंटी बंद कर दी। मारिया के प्याले में सिर्फ चंद घूंटी काफ़ी गिरी थी। उसने हाथ आके बढ़ाकर दोबारा हमाम की टूंटी खोल दी। काफ़ी प्याली में गिरने लगी। मद्रासी मोटा उछलकर परे हट गया। अरे राम, ये क्या हो रहा है? मारिया हंस पड़ी। उसे शरारत सूझी। उसने टूंटी बंद कर दी और प्याला उठाकर कॉफ़ी के 2-4 घूंट पिए। फिर मुंह से शू शू की आवाज़ें निकाली। काउंटर पर खड़ा सिख भी बिदक कर परे हट गया। घासीदास, यहाँ ज़रूर कोई सांप है। मद्रासी कैंटीन के मालिक का नाम घासीदास था। उसने गद्दी पर से उठते हुए कहा, हे राम, हे राम। वो डर कर काउंटर से परे हटकर खड़ा हो गया। एक गुजराती सेठ सर पर पगड़ी बांधे बड़े मजे से स्टूल पर बैठा ऑमलेट खा रहा था। मारिया उसके पास जाकर खड़ी हो गई। गुजराती सेठ ऑमलेट भी खा रहा था और अपने फूले हुए पेट पर हाथ भी फेरता जाता था। मारिया ने बड़े आराम से उसके आगे से ऑमलेट की प्लेट उठाकर फर्श पर फेंक दी। गुजराती सेठ गुस्से से इधर उधर तकने लगा। हमारा प्लेट किसने फेंक दिया? मद्रासी मालिक पहले ही खौफजदा था। अब जो उसने ये करिश्मा देखा तो गद्दी से छलांग लगाकर भाग गया। मारिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहां खड़े गाहक हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे, क्योंकि उन्होंने एक औरत के कहकह की आवाज़ सुनी थी और औरत वहां दिखाई नहीं दे रही थी। इस मजाक से मारिया का दिल थोड़ी देर के लिए बहल गया, लेकिन खतरे की बू अभी तक उसे महसूस हो रही थी। वो ऊपर जहाज के अरशे पर आ गई। आसमान पर सितारे मांद पड़ने लगे थे। रात का पिछला पहर शुरू हो गया था। मारिया अरशे के जंगले के साथ लगकर खड़ी हो गई और दूर समंदर में तकने लगी। अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दूर समंदर की सतह पर एक हल्की सी चमक देखी जो लहरा कर बुझ गई। थोड़ी देर बाद चमक फिर नमदार हुई। अब जरा जरा देर बाद यह चमक उभरती और डूब जाती। फिर यह चमक बंद हो गई। मारिया के लिए यह अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि यह बहरी डाकुओं का जहाज था और वो जहाज वालों को लैंप की रोशनी से सिग्नल दे रहे थे, मगर उस जहाज पर सिग्नल वसूल करने वाले खराटे ले रहे थे। मारिया रोशनी के इशारों को समझ गई थी। बहरी डाकुओं ने कहा था, अगर तुम लोगों ने मुकाबला ना किया तो हम कुछ नहीं कहेंगे और सिर्फ सामान लूट कर चले जाएंगे। लेकिन यह महज एक धोखा था। बहरी डाकू इसी किस्म की बातें किया करते थे। ख्वाह उनका मुकाबला करो या ना करो, वो किसी भी जहाज को लूटने के बाद सलामत ना छोड़ते थे।
वो तोपे मारकर उसे गर्क कर देते थे। मारिया सिर्फ उस ख्याल से परेशान थी कि उसका सफ़र खोटा होगा। वो सीधी अपनी मंजिल हिंदुस्तान की तरफ जा रही थी, जहाँ उसे उम्मीद थी कि अंबर और नाग से ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। बीच में अब ये कमबख्त बहरी डाकू टपक पड़े हैं। खुदा जाने इस जहाज़ का क्या हाल हो और अब उसका सफ़र बहरी डाकुओं के जहाज़ पर किस मंजिल की तरफ हो। अचानक मारिया के दिल में ख्याल आया कि जहाज़ के कप्तान को खबरदार कर देना चाहिए। पहरेदार खराटे ले रहे थे, उनको जगाकर कुछ कहना बेकार था। मारिया ने जहाज़ के कप्तान का कैबिन देख लिया था। जहाज़ का कैप्टन एक उधेड़ उम्र का तजर्बाकार अंग्रेज़ था। शक्लो सूरत से वो बड़ा नरम मिजाज और नेक इंसान लगता था। मारिया उसके कैबिन के अंदर आ गई। उस वक्त कप्तान एक नक्शे पर झुका कुछ निशान लगा रहा था। मारिया ने सोचा कि इसको किस तरह से खतरे की इतला दे। मारिया ने मेज़ पर से कागज़ लेकर उस पर लिखा कि बहरी डाकुओं का जहाज़ हमला करने वाला है, जल्दी से तैयारी करो। और ये ख़त अंग्रेज़ कप्तान के नक्शे पर रख दिया। अंग्रेज़ कप्तान ने ख़त पढ़ा और इधर उधर देखा और फिर ये सोचकर शायद ये कोई पुराना ख़त है फाड़ कर फेंक दिया। मारिया ने दूसरी बार ख़त लिखकर सामने रखा। कप्तान ने वो भी फाड़ कर फेंक दिया। मारिया को बड़ा गुस्सा आया। उसने कप्तान के आगे फैला हुआ नक्शा उठाकर परे फेंक दिया। अब तो अंग्रेज़ कप्तान बड़ा हैरान हुआ, समझ गया कि दाल में कुछ काला काला है। उसने बदरूहों और भूतों की कहानियां विलायत में बड़ी सुन रखी थी। समझा कि किसी बहरी कप्तान का भूत आकर उसे तंग कर रहा है। अपनी मूंछों पर हाथ फेरकर बोला, मिस्टर भूत, मैं तुम्हारी इन हरकतों से परेशान नहीं होऊंगा। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से भूत देखे हैं। मारिया ने मेज़ पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, मैं भूत नहीं हूँ। यह हरकत उससे बेख्तियारी तौर पर हो गई थी, शायद इसलिए कि जहाज़ के लिए खतरा उसके सर पर मंडरा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर कप्तान चुप सा हो गया, फिर हंसकर बोला, अच्छा तो तुम मिस भूतनी हो। समझ गया मिस भूतनी जी, गुड मॉर्निंग, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मारिया को अपना नाम भूतनी सुनकर गुस्सा आ गया। उसने जोर से कहा, मैं भूतनी नहीं, मारिया हूँ। मारिया? मारिया कौन? तुम भूत नहीं हो तो फिर गायब क्यों हो? मेरी नज़रों के सामने क्यों नहीं आती? मारिया ने अपने बारे में कप्तान को सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया कि वो एक लड़की है, इंसान है और एक खास बददुआ की वजह से गायब हो गई है, वगैरह वगैरह। इस वक्त मैं ये कहने आई हूँ कप्तान के बहरी डाकुओं का जहाज़ हमारे जहाज़ पर हमला करने के लिए बढ़ता चला रहा है। ये बुरी खबर सुनते ही कप्तान के तो होश उड़ गए। वो तेजी से अरशे पर आया। उसने दूर समंदर में देखा। सुबह की हल्की हल्की रोशनियां फैल गई थी। सचमुच उसे दूर एक बादबानी जहाज आगे बढ़ता नजर आया। कप्तान ने ठोकर मारकर सोए हुए पहरेदारों को जगाया और तैयारी का हुक्म दे दिया। जहाज पर सिर्फ 2 तोपें थीं। चूंकि ये एक मुसाफिर बरदार जहाज था, इसलिए ज्यादा असलहा नहीं था। दोनों तोपों का रुख डाकुओं के जहाज की तरफ कर दिया गया। उधर डाकू भी पूरी तरह खबरदार थे। उनका जहाज एक लड़ाका जहाज था। इससे पहले वो कई मुसाफिर जहाज़ों को लूट कर बर्बाद कर चुके थे। उनके जहाज पर दोनों जानिब 8-8 तोपें लगी थी। सरदार के हुक्म से जहाज पर बहरी डाकुओं का काला खोपड़ी वाला झंडा लहरा दिया गया। डाकू तलवारें और बारूद वाली बंदूकें लेकर अरशे पर आ गए। दोनों जहाज करीब आ रहे थे। अंग्रेज कप्तान ने सारे मुसाफिरों को हुक्म दे दिया था कि वो जहाज के ऊपर हरगिज ना आए। डाकुओं के जहाज ने सबसे पहले एक तोप चलाकर जंग का ऐलान कर दिया। अंग्रेज कप्तान ने भी एक तोप चला दी। दोनों तरफ से कोई नुकसान न हुआ। दोनों तोपों के निशाने खता गए। मारिया एक जगह लकड़ी के संदूकों की आड़ में बैठी ये सारी जंग देख रही थी। अब एकदम से बहरी डाकुओं की 8 तोपें गरज उठी। मुसाफिर जहाज के बादमान का एक हिस्सा गिर गया और पैंदे में एक तरफ सुराख हो गया। अंग्रेज कप्तान ने भी फायरिंग शुरू करा दी। दोनों जहाज करीब आ गए। डाकुओं की एक तोप का गोला मुसाफिर जहाज की तोप को बर्बाद कर गया। अब सिर्फ एक ही तोप फायरिंग कर रही थी। कप्तान परेशान हो गया। बहरी डाकू ने धड़ाधड़ तोपें चलाकर मुसाफिर बरदार जहाज को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसमें आग लग गई। मुसाफिर कश्तियों में बैठकर समंदर में उतर गए। बहरी डाकू ने जहाज में छलांगे लगा दी और सामान लूटकर अपने जहाज में भरना शुरू कर दिया। सारे डाकू डूबते हुए मुसाफिर जहाज में आकर सामान लूटने में लगे थे। डाकुओं के जहाज पर सिर्फ सरदार और 2 डाकू खड़े तलवारें लहरा लहरा कर अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे। अचानक मारिया को एक तरकीब सूझी। उसने अंग्रेज कप्तान के करीब जाकर कहा, मैं डाकुओं के सरदार को कत्ल करने डाकुओं के जहाज में जा रही हूँ। उसको कत्ल करके मैं तोपों पर कब्जा कर लूंगी, तुम फौरन वहां जाना। मारिया ने डाकुओं के जहाज पर छलांग लगा दी। किसी को खबर ना हो सकी। मारिया ने जमीन पर गिरी हुई एक बंदूक उठाई और डाकुओं के सरदार के हक में जाकर उसकी खोपड़ी का निशाना लेकर बंदूक चला दी। धाएं की आवाज के साथ ही कप्तान की खोपड़ी उड़ गई। वो गिरा। उसके दोनों डाकू साथियों ने पलट कर देखा, उन्हें वहां कोई नजर न आया। इस दौरान में मारिया ने दूसरा फायर करके दूसरे डाकू को भी ढेर कर दिया। तीसरा भागने लगा कि मारिया ने उसकी तलवार खींचकर उसके सीने में घोंप दी। मारिया ने तोपों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज कप्तान ने जब डाकुओं के सरदार और उसके साथियों को हलाक होकर गिरते देखा तो समझ गया कि मारिया ने अपना काम कर दिखाया है। उसने अपने तोपचियों को साथ लिया और डाकुओं के जहाज पर कूद गया। कप्तान ने आते एक तोप चलाकर सरदार की मौत का ऐलान कर दिया। बाकी डाकू मुसाफिर बरदार जहाज पर सामान लूटकर इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने जो देखा कि उनके सरदार की लाश पड़ी है और अंग्रेज कप्तान ने सारी तोपों समेत जहाज पर कब्जा कर लिया है, तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। उसके बावजूद उन्होंने जहाज पर छलांगे लगा दी। कप्तान के तोपचियों ने तोपों की बाढ़ मारकर उन्हें रास्ते में ही भून दिया। दूसरे डाकू ने हथियार फेंक दिए।
انگریز کپتان نے تمام مسافروں کو ڈاکوں کے جہاز پر آ جانے کا حکم دیا۔ مسافر کشتیوں سے نکل کر جہاز پر چڑھ آئے۔ ان کا سارا سامان بھی ڈاکوں کے جہاز پر پہنچا دیا گیا۔ ڈاکوں کو رسیوں سے باندھ ڈالا گیا۔ مسافر بردار جہاز پر آگ پھیل کر اسے ختم کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسافر بردار جہاز سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن ڈوبنے سے پہلے اس پر سے سارا سامان نکال کر نئے ڈاکوں کے جہاز پر لاد دیا گیا تھا۔ انگریز کپتان نے ڈاکوں کا جھنڈا اتار کر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ کپتان نے ایک بار پھر بحر بنگال کے جانب سفر شروع کر دیا۔ وہ ماریا کا بے حد شکر گزار تھا، جس کی مدد کی وجہ سے وہ لوگوں کی جان و مال بچ گئے۔ انگریز کپتان اپنے کیبن میں بیٹھا تھا کہ ماریا اس کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کپتان کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنی ڈائری میں یادداشتیں لکھ رہا تھا۔ ماریا نے میز پر پڑا ہوا قلم اٹھا لیا۔ کپتان نے چونک کر دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، ماریا بیٹی، کیا یہ تم ہو؟ ہاں۔ کپتان نے کتاب بند کر دی، اپنا پائپ سلگایا اور بولا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج تم نہ ہوتی تو اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ سلامت نہ ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگیوں اور مال کے لیے تمہارا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ماریا نے کہا، بے گناہ مسافروں کو ظالم ڈاکوں سے بچانا میرا انسانی فرض تھا۔ یہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ان بحری ڈاکوؤں نے نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ کپتان نے کہا، ہمارے پاس اس وقت 20 ڈاکو قید ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کلکتے پہنچ کر ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ ماریا نے کہا، بحری ڈاکوؤں کا ایک دستور ہوتا ہے کہ جب یہ کسی متجر مسافر کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی اپنا قیدی بنا لیتے ہیں، تو انہیں اپنے خاص طریقے سے سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے عرصے پر ایک تختہ بچھا دیا جاتا ہے۔ سارے ڈاکو عرصے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر قیدی سے کہا جاتا ہے کہ وہ تختے پر چل کر اس کے آخری کنارے تک جائے۔ جب بیچارہ قیدی آگے جاتا ہے تو پیچھے سے اس کے تلواروں خنجروں کے کچوکے دیے جاتے ہیں، اور یوں قیدی کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ بفرے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان قیدی ڈاکوؤں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ انگریز کپتان نے 2 بار اس بات پر اصرار کیا کہ ان پر قانون کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا، لیکن ماریا نے کہا، ان لوگوں کا اپنا قانون ہوتا ہے، ہم انہیں کے ہی قانون کے مطابق ان کو سزا دیں گے۔ ان پر رحم کرنا ٹھیک نہیں۔ تمہارا قانون نے قید کی سزا دے گا اور قید سے نکل کر یہ قتل و غارت گری سے پھر سے شروع کر دیں گے۔ آخر کار کپتان کو ماریا کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑ گیا۔ شام کے وقت جب ابھی دھوپ چمک رہی تھی اور ہر طرف سنہری روشنی سمندر میں پھیلی تھی، قیدیوں کو عرصے پر لایا گیا۔ سارے مسافر یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ قیدی ڈاکوؤں کو بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہونے والا ہے وہ جو دوسروں کے ساتھ کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے۔ تختہ عرصے پر بچھا دیا گیا۔ اس کا ایک سرا عرصے پر تھا اور دوسرا سرا کھلے سمندر میں تھا۔ پہلے قیدی کو تختے پر لایا گیا۔ اس نے شور مچا دیا، آگے قدم اٹھاتے ہوئے ہچکچانے لگا، لیکن بندوقوں کی نوک سے اسے آگے دھکیل دیا گیا۔ آخر اس نے تختے پر سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ جیسی سمندری موجوں نے اسے اپنے اندر گم کر لیا۔ یہی انجام دوسرے، تیسرے اور چوتھے ڈاکو کا ہوا، اور یوں سارے قاتل ڈاکو ایک ایک کر کے سمندر میں غرق ہو گئے، جس طرح کہ انہوں نے نہ جانے کتنے معصوم مسافروں کو سمندر میں غرق کیا تھا۔ جہاز اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے روز جہاز کا انگریز کپتان عرصے پر اپنے اوپر والے کیبن کے باہر کپڑے کی آرام دہ کرسی پر نیم دراز پائے پی رہا تھا کہ ماریا اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چھوٹی میز کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ کپتان نے چونک کر میز کو دیکھا جو اپنے آپ پیچھے کھسک گئی تھی۔ سمجھ گیا کہ ماریا آ گئی ہے۔ مسکرا کر ذرا سا کھانسا اور بولا، ماریا، آج ہم نے تمہاری بات مان لی اور قیدیوں کو سمندر کے سپرد کر دیا۔ ماریا نے کہا، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت ناک سزا دینی چاہیے تھی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ صدیوں سے کس طرح انسانوں پر ظلم و ستم کرتے آئے ہیں۔ مسافروں کو قتل کرنا تو ان کا دل پسند مشغلہ رہا ہے۔ کپتان نے کہا، یہ جہاز اگرچہ ہمارے والے جہاز سے چھوٹا ہے مگر بڑا تیز رفتار ہے۔ کمال کی بات ہے کہ اس جہاز پر ہمیں ہماری ضرورت کی ہر شے مل گئی۔ کچھ ہیرے جواہرات بھی ملے ہیں جو میں کلکتے پہنچ کر فروخت کر دوں گا، اور اس کے عوض جو روپیہ ملے گا وہ ہسپتال والوں کو دے دوں گا۔ ماریا بولی، بڑا نیک خیال ہے، میرا فرض ہے بیٹی۔ کپتان نے پائپ کا کش لگا کر کہا۔ سمندر کی لہریں جہاز کے اگلے حصے سے ٹکرا کر بڑے سکون سے پیچھے جا رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا اور دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ کپتان نے کہا، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں ماریا کہ تم ایک انسان ہو، ایک عورت ہو، لیکن غائب ہو۔ کیا تمہیں کسی وقت اپنی اس حالت سے الجھن نہیں ہوتی؟ ماریا نے ہنس کر کہا، الجھن کیوں نہیں ہوتی، بہت الجھن ہوتی ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ جب تک مجھ پر سے بددعا کا اثر زائل نہیں ہوتا میں اس حالت میں رہنے پر مجبور ہوں۔ بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ ماریا اور انگریز کپتان باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں جہاز کا ہیڈ باورچی ہاتھ میں چھوٹی سی نوٹ بک لیے وہاں گیا۔ اس نے سن لیا تھا کہ کپتان کسی سے باتیں کر رہا ہے، مگر اسے وہاں سوائے کپتان کے اور کوئی دکھائی نہیں دیا۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ بڈھا کپتان کس سے باتیں کر رہا تھا۔ کپتان خاموش ہو گیا اور ہیڈ باورچی کی طرف دیکھ کر بولا، کہو جارج، کیا خبر ہے؟ جارج نے کہا، سر خبر یہ ہے کہ جہاز میں پینے کا پانی ختم ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارا 6 روز کا سفر باقی ہے اور پانی کا ذخیرہ صرف 1 دن کا رہ گیا ہے۔ کپتان نے پوچھا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پانی کے بغیر تو ہم زیادہ دیر تک سفر نہیں کر سکتے، آخر مسافروں کو پانی ملنا چاہیے۔
जॉर्ज ने नोटबुक मेज पर रख दी और जिस आराम कुर्सी पर मारिया बैठी थी उसे खाली समझकर बैठने ही लगा था कि कप्तान ने हाथ के इशारे से उसे रोककर कहा, नहीं नहीं, इस कुर्सी पर मत बैठना, ये मेरा मतलब है कि ये कुर्सी टूटी हुई है। जॉर्ज बड़ा हैरान हुआ क्योंकि कुर्सी बिल्कुल ठीक ठाक थी। कहने लगा, सर ये कुर्सी तो बिल्कुल ठीक है। कप्तान ने कहा, भाई तुम नहीं जानते, ये कुर्सी खराब है। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो, हम पानी कहाँ से हासिल कर सकते हैं? जॉर्ज ने खड़े खड़े कहा, सर यहाँ से जनूब मशरक की जानिब 12 मील के फासले पर अंडमान के जजीरे हैं, जिसे हिंदुस्तानी लोग काला पानी भी कहते हैं। वहाँ से हमें ताज़ा पानी और खाने पीने का दूसरा सामान भी मिल सकता है। कप्तान ने कहा, ठीक है, जहाज़ का रुख अंडमान की तरफ मोड़ दो, हम वहाँ से खुराक और पानी लेकर आगे चलेंगे। इस दौरान में जॉर्ज ने अपनी नोटबुक मेज़ पर रख दी थी जिसे मारिया ने उठा लिया था। जॉर्ज वापस चलने लगा तो देखता क्या है कि मेज़ पर से नोटबुक गायब है। हैरान होकर बोला, सर मेरी नोटबुक कहाँ गई? कप्तान समझ गया कि उसे मारिया ने उठा लिया होगा। बोला, यहीं कहीं होगी, तलाश कर लो, कहीं मेज़ के नीचे तो नहीं गिर पड़ी। हेड बावर्ची जॉर्ज झुककर मेज़ के नीचे देखने लगा। नोटबुक वहाँ भी नहीं थी। मारिया ने चुपके से नोटबुक वापस मेज़ पर रख दी। जॉर्ज ने एकदम से नोटबुक को वापस मेज़ पर आते देखा तो दंग सा होकर रह गया। कप्तान बोला, अरे अहमक, नोटबुक तो ये मेज़ पर रखी है, उठा लो इसे और जहाज़ का रुख अंडमान की तरफ मोड़ दो। जॉर्ज ने नोटबुक उठा ली लेकिन उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। जहाज़ का रुख उसी वक्त जज़ायर अंडमान की तरफ मोड़ दिया गया। जॉर्ज ने जाकर अपने साथी से बात की और कहा, कप्तान के पास ज़रूर कोई भूत आकर बैठा हुआ था। फिर उसने सारी कहानी सुना दी कि किस तरह से कप्तान उससे बातें कर रहा था और फिर उसकी नोटबुक भूत ने उठाकर गायब कर दी थी और फिर दोबारा वापस रख दी। ये बात सारे जहाज़ में मशहूर हो गई कि जहाज़ पर एक भूत भी सफ़र कर रहा है। मुसाफिर डर गए और रात को अरशे पर निकलना बंद कर दिया। एक रात जहाज़ चलता रहा। दूसरे रोज़ एक पहर दिन चढ़े जहाज़ अंडमान के सबसे बड़े जजीरे में लंगर अंदाज हो गया। ये जजीरा काफ़ी लंबा चौड़ा था, मकामी आबादी कम थी। अंग्रेज़ों की तरफ से एक गवर्नर रहता था। हिंदुस्तान से पकड़कर लाए गए आज़ादी के मुजाहिद भी यहाँ कैद थे और उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। गवर्नर ने अंग्रेज़ कप्तान को अपने शाही मेहमान खाने में ठहराया। मुसाफिर जजीरे में उतरकर सैर करने लगे। उन्हें सख्ती से खबरदार कर दिया गया कि वो इस इलाके में ना जाएं जिधर हिंदुस्तानी कैदी काम करते थे और जहाँ उनकी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। लेकिन मारिया को कौन रोक सकता था? वो सैर करती कराती उधर निकल गई। यहाँ कई एक झोंपड़ियाँ थी जहाँ हिंदुस्तानी कैदी अपने अपने काम में लगे थे। मालूम हुआ कि ये लोग बगावत के इल्ज़ाम में यहाँ उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। मारिया ने सोचा कि उनसे वो क्यों कर अंबर और नाग के बारे में पूछे, भला उन्हें क्या खबर होगी कि अंबर और नाग कहाँ हैं। मारिया सैर करती जंगल में आ गई। कुछ कैदी यहाँ भी इधर उधर बिखरे लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ थे। मारिया 2 कैदियों के करीब जाकर खड़ी हो गई। ये दोनों कैदी हिंदुस्तानी थे। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। एक कैदी बड़ा खुश शक्ल जवान था, घुंघरियाले सुनहरी बाल और नीली आंखें थी। उसे दूसरा कैदी जमान कहकर बुलाता था। जमान के चेहरे पर तशवीश थी। ऐसा लगता था कि उसके अंदर ही अंदर कोई लावा खोल रहा है। एक बार उसने चारों तरफ देखकर अपने साथी से कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब ये जालिम गवर्नर हमारी झोंपड़ियों का दौरा करने इधर आएगा और मैं उसे अपने खंजर से हलाक कर दूंगा। ये खंजर मैंने उसी दिन के लिए छुपा कर रखा हुआ है। साथी कैदी बोला, जमान एक बार फिर सोच लो, तुम बड़ी खतरनाक बात करने वाले हो। गवर्नर को कत्ल करने के बाद तुम यहाँ से फरार नहीं हो सकोगे। ये लोग तुम्हें पकड़कर फांसी पर चढ़ा देंगे। जमान मुस्कुराया, कौन काफिर फरार होने की कोशिश करेगा? मैं तो एक अंग्रेज को कत्ल करके फांसी पर चढ़ जाना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने मेरे घर को आग लगा दी थी और मेरे बीवी बच्चों को मेरी आंखों के सामने बंदूकों से छलनी कर दिया था। मैं अपने खानदान का बदला इस अंग्रेज गवर्नर के सीने में खंजर उतार कर लूंगा। इतने में एक पहरेदार वहां आ गया। कैदी खामोश हो गए और अपने काम में लग गए। मारिया सोचने लगी कि क्या वो अंग्रेज गवर्नर को जाकर कह दे कि उसकी जान खतरे में है और जमान नाम का एक कैदी उसे कत्ल करने का इरादा किए हुए है। नहीं, उसे खामोश रहना चाहिए। अंग्रेज़ों ने उन हुर्रियत पसंदों पर बड़ा जुल्म किया है। उनके घर बार उजाड़ दिए हैं और उन्हें सारी ज़िंदगी के लिए इस काले पानी के वीरान जजीरों में लाकर फेंक दिया है। अंग्रेज़ गवर्नर की किस्मत में अगर जमान के हाथों मरना लिखा है तो वो क्या कर सकती है। मारिया सैर करती बहुत दूर जंगल में निकल गई। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनके बीच में से एक नदी बह रही थी। मारिया ने सोचा कि क्यों ना इस नदी में नहाया जाए। वहाँ गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही थी। मारिया पहाड़ी की ढलान उतरकर नदी के पास आ गई। नदी में पानी काफ़ी तेज़ बह रहा था। ये पहाड़ी नदी थी। कहीं कहीं पत्थर थे जिनसे टकराकर पानी ज़ोरों शोर से गुजर रहा था। मारिया बड़े आराम से नदी में उतर गई। उसका ख्याल था कि वो पत्थर को पकड़कर गुस्ल करेगी। चुनाचे पानी में उतरते ही उसने पत्थर के किनारे को पकड़ लिया। नदी में उतरते ही उसे महसूस हुआ कि उसने बड़ी गलती की है। एक तो नदी की तह बड़ी चिकनी थी और उसके पाँव फिसल फिसल जा रहे थे। दूसरे, उसने जिस पत्थर के किनारे को पकड़ने की कोशिश की थी उसके किनारों पर भी सब्ज रंग की चिकनी काई जमी थी और उसका हाथ फिसल गया। मारिया ज़रा लड़खड़ाई तो उसका पाँव भी फिसल गया। अब पानी का रेला उसे बहाकर आगे ले गया। उसने 2-1 पत्थरों को पकड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रही। मारिया घबरा गई क्योंकि वह बड़ी आसानी से डूब सकती थी। उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए।
पानी उसके मुंह में और नाक में चला गया। उसे अच्छो आ गया। वो खांसने लगी। पानी की लहर उसे आगे ही आगे बहाए लिए जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर आगे नदी के किनारे चौड़े होना शुरू हो गए। नदी दो पहाड़ों से निकलकर एक ढलानी मैदान में आ गई। यहाँ पानी का बहाव और ज्यादा तेज हो गया। ऐसे लगता था जैसे वो किसी आबशार पर बहती चली जा रही है। मारिया की खुशकिस्मती थी कि एक दरख्त का टूटा हुआ तना उसके हाथ में आ गया और वो उसे पकड़कर बहने लगी। अब कम से कम वो डूबने से बच गई थी। लेकिन सवाल ये था कि वो बहती बहती कहाँ चली जा रही है। यह जजीरा तो काफी लंबा चौड़ा था। ये नदी समंदर की तरफ जा रही थी, तो क्या वो समंदर में जाकर गर्क हो जाएगी? नदी का पाट चौड़ा होकर दरिया बन गया था। यह दरिया काफी तेज था। किनारे दूर हो गए थे। मारिया परेशान हो गई। ख्वामख्वाह वो गुस्ल करने नदी में उतरी और इस परेशानी में फंस गई। अब क्या होगा? उसने कई बार किनारे की तरफ तैरने की कोशिश की मगर नाकाम रही। दरख्त का तना उसे अपने साथ समंदर की जानिब लिए जा रहा था। यह समंदर जजीरे के जनूब की सीमा था, जहां ना कोई कश्ती थी, ना जहाज और ना ही माहीगीरों की झोंपड़ियां थीं। मरती क्या ना करती। मारिया ने अपने आप को लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लहरें उसे आगे ही आगे बहाए लिए जा रही थी। मारिया को महसूस हुआ कि सामने समंदर का पाट फैला हुआ है। गोया नदी दरिया बनकर समंदर में दाखिल होने वाली थी। जजीरे का किनारा दूर चला गया। मारिया बेचैन सी हो गई। उसने खुदा से दुआ की कि रब मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। और फिर ऐसा हुआ कि उसकी नज़र एक डूंगी यानी छोटी कश्ती पर पड़ी जो ज़रा फासले पर दरिया में तैर रही थी। मारिया ने अपने जिस्म का पूरा जोर लगाकर उस डोंगी की जानिब तैरना शुरू कर दिया। काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद कश्ती के करीब पहुंचने में कामयाब हो गई। हैरत की बात यह थी कि छोटी कश्ती बिल्कुल खाली थी। शायद किनारे से बंदी अपने आप खुलकर दरिया में चल पड़ी थी। मारिया बड़ी मुश्किल के बाद डोंगी में सवार होने में कामयाब हो गई। उसने अपने आप को कश्ती में गिराया और चित लेट गई। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। एकदम से उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कश्ती का रुख किनारे की तरफ ना मोड़ा तो वो खुले समंदर में निकल जाएगी और फिर वहां से पलटना महाल हो जाएगा। मारिया ने चप्पू संभाल लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते कश्ती को किनारे की तरफ खींचने लगी। काफ़ी देर की मेहनत और जद्दोजहद के बाद आखिर कश्ती किनारे पर आने लगी। मारिया ने किनारे पर उगी हुई लंबी लंबी झाड़ियों को पकड़ लिया और कश्ती से निकलकर साहिल पर आ गई। किनारे पर घास ही घास उगी हुई थी। मारिया बेदम सी होकर घास पर लेट गई। देर तक वो घास पर आंखें बंद किए बेसुध लेटी आराम करती रही। जब उसकी तबीयत कुछ बहाल हुई तो उसने उठकर खुदा का शुक्र अदा किया कि जिसने उसकी दुआ कबूल की और कश्ती का सबब बनाकर उसकी जान बचाई। मारिया को यह भी इल्म नहीं था कि वो अपने जहाज से किस कदर दूर आ गई है, क्योंकि दरिया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का चक्कर काटकर काफ़ी दूर निकल आया था। मारिया की तबीयत जब काफ़ी संभल गई और गर्म हवा से उसके कपड़े भी खुश्क हो गए तो वो उठी और एक ऊंचे टीले पर चढ़कर उसने ये अंदाज़ा करने की कोशिश की कि वो कहाँ आ गई है। उसने टीले की चोटी पर से चारों तरफ देखा। अपने जहाज़ के बादबान उसे कहीं भी नजर न आए। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला फैला था। सिर्फ अकब की तरफ समंदर शुरू हो जाता था। मारिया परेशान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने बड़ी बड़ी मुसीबतों में दुश्वार गुजार जंगलों में सफ़र किया था, मगर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसे सिमत का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि किस तरफ को अपना सफ़र शुरू करे और जहाज़ के पास पहुंच जाए। अंडीमान के जंगल काफ़ी घने थे और ज़मीन को ऊंची ऊंची खारदार झाड़ियों और घने सागवान के दरख्तों ने ढांप रखा था। मारिया टीले से उतर आई। उसने मगरिब की तरफ मुंह करके जंगल में चलना शुरू कर दिया। जंगल घना था, रास्ता तलाश करना बहुत मुश्किल था। फिर भी मारिया हौसले के साथ आगे बढ़ती चली गई, लेकिन शाम के वक्त वो बहुत थक गई। एक जगह झाड़ियों के दरमियान उसे कुछ जगह नजर आई। वहां बैठ गई, सोचने लगी यूं वो कब तक चलती रहेगी और कब अपने जहाज़ के पास पहुंचेगी। रात सर पर आ गई। उसने एक छोटे कद के दरख्त पर दो शाहों के दरमियान थोड़ी सी जगह बनाई और नीम दराज हो गई। आधी रात तक वो सोचती रही, अम्बर के बारे में, नाग के बारे में और अपने जहाज़ के बारे में। जहां अंग्रेज कप्तान उसके मुतालिक परेशान होगा। वो ऊँघने लगी। अभी वो पूरी तरह सोई नहीं थी कि एक आवाज़ ने उसे जगा दिया। गनुदगी की हालत में मारिया आवाज़ को पूरी तरह सुन न सकी थी। अब उसने कान खड़े कर लिए। आवाज़ दोबारा बुलंद हुई। ये किसी उल्लू की आवाज़ से मिलती जुलती थी। मुसलसल और वक्फों के साथ मारिया ने समझा कि किसी दरख्त पर कोई उल्लू बोल रहा है। वो फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मारिया ने झुककर दरख्त के नीचे देखा। चांद आसमान पर चमक रहा था, जिसकी नीली नीली रोशनी दरख्तों से छन छन कर झाड़ियों और जंगली रास्तों पर पड़ रही थी। मारिया ने देखा कि एक नीम उरियां बोने कद का स्याह शख्स कंधे पर कमान रखे, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े झुक झुक कर आगे बढ़ रहा है। फिर वो मारिया के बिल्कुल सामने वाले दरख्त पर चढ़कर शाखों में छुप गया और अपनी जर्द जर्द चमकीली आंखों से चीते की मानिंद नीचे देखने लगा। फिर उसी किस्म का एक और स्याह बोना वहां आ गया। वो भी एक दरख्त पर चढ़ गया और शाखों में से गर्दन निकालकर नीचे देखने लगा। मारिया ने सोचा, आखिर बात क्या है? ये लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? एक बात साफ जाहिर थी कि इन लोगों के इरादे नेक नहीं थे। ये ज़रूर किसी शिकार की तलाश में थे। शायद ये किसी शेर वगैरह का शिकार करने वाले होंगे, या फिर हो सकता है किसी नील गाय या हिरन की टो में हों, क्योंकि शक्लो सूरत से वो दोनों जंगल के वहशी मालूम हो रहे थे, बोने वहशी।
लेकिन थोड़ी देर बाद मारिया को अपना ख्याल बदलना पड़ा, क्योंकि ये लोग तो किसी इंसान के शिकार की तलाश में थे। जंगल में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों वहशी बोने दरख्तों में छुप कर बैठे थे। उन्होंने कमानों में तीर जोड़ लिए थे। इतने में दूर से जंगल में घंटियों की हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हुई। मालूम होता था जैसे कोई बैलगाड़ी चली आ रही है। फिर सचमुच एक बैलगाड़ी दरख्तों के तनों में से आती दिखाई दी। उसके नीचे एक लालटेन जल रही थी। आगे 2 मरियल से बैल जुते थे और ऊपर बांस की छत के नीचे कोई कंबल ओढ़े सो रहा था। एक आदमी गद्दी पर बैठा बैलों को हाँक रहा था। बोने वहशियों में से एक वहशी ने उल्लू की बोली बोलकर गोया अपने साथी को खबरदार किया कि शिकार करीब आ रहा है। जो ही बैलगाड़ी उनके करीब से होकर गुजरने लगी, दोनों ने कमानों में से तीर छोड़ दिए, जो सीधे जाकर दोनों बैलों की गर्दनों में खुप गए और बैल एकदम से जख्मी होकर घुटनों के बल गिर पड़े। बैलगाड़ी वाला जल्दी से छलांग लगाकर कूदा और गाड़ी पर सोए हुए अपने साथी को जगाने वाला था कि इधर उधर के दरख्तों से 6-7 वहशी नीचे कूद पड़े और उन्होंने कुल्हाड़ियां और खंजर दिखाकर उस नौजवान को बेबस कर दिया। अब वो शख्स जो बैलगाड़ी पर कंबल ओढ़े सो रहा था, हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया। मालूम हुआ कि वो एक नाजुक नाम सी लड़की है जिसका रंग सांवला है और गले में चांदी के जेवर पड़े हैं और बालों में सफ़ेद फूल लगा है, जो उस इलाके में दुल्हन को सजाया जाता है। साफ जाहिर था कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। उनकी हाल ही में शादी हुई है और वो दूसरे गांव जा रहे थे कि उन वहशियों के हत्थे चढ़ गए। वहशी बोनों ने उन्हें रस्सियों से जकड़कर उठाया और जंगल में एक तरफ लेकर चल पड़े। मारिया के जी में आई कि वो अपने जहाज पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इस शादीशुदा जोड़े के साथ बुरा सलूक नहीं होगा। उसने दुल्हन को बचाने और दूल्हा को बचाने का फैसला कर लिया और दरख्त से उतरकर वहशी बोनों के पीछे पीछे चल पड़ी। वहशी बोने अगर उन दोनों को वहीं हलाक कर देते तो शायद मारिया कुछ न कर सकती, लेकिन उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार किया था। किस लिए? क्या ये लोग आदमखोर थे या क्या ये किसी देवी देवता पर इंसान की कुर्बानी चढ़ाया करते हैं? मारिया खामोशी से पीछे पीछे चलती चली गई। बेचारी सांवली दुल्हन तो शायद बेहोश हो गई थी। हाँ, दूल्हा जरूर होश में था मगर बेबस था, रस्सियों में बंधा हुआ था और एक वहशी ने उसे कंधे पर उठा रखा था। जंगल के पुरपेच, दुश्वार गुजार और झाड़ियों से भरे हुए रास्तों से गुजरते ये लोग आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सागवान के घने दरख्तों ने अंधेरा कर रखा था, लेकिन चांद की चांदनी रास्तों में से छन छन कर एक पुराने छोटे से गुम्बद वाले मंदिर पर पड़ रही थी। उस मंदिर के दरवाजे पर एक मशल रोशन थी। उन लोगों को आता देखकर एक नीम उरियान लंबे लंबे बालों वाला वहशी हाथ में कुल्हाड़ी लिए मंदिर के पथरीले दरवाजे से बाहर निकला और कुल्हाड़ी वाला हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाया, हु। वहशी रुक गए। उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को उतार कर जमीन पर डाल दिया। वहशी मंदिर के जोगी ने, जो मंदिर का खूंखार जोगी लग रहा था, आगे बढ़कर झुककर लड़के और सामने लड़की को देखा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंदर अंदर अंदर। साथ ही साथ उसने हाथ का इशारा भी किया और दरवाजे से हटकर पड़े खड़ा हो गया। वहशी बोनों ने दोनों दूल्हा दुल्हन को उठाया और मंदिर के अंदर ले गए। फिर खूंखार जोगी भी अंदर चला गया। मारिया अकेली बाहर खड़ी रह गई। सोचने लगी अंदर जाए या ना जाए, अंदर जाकर क्या करे। इत्तेफाक से किसी वहशी बोने के साथ टकरा गई और किसी ने झपट कर उसे पकड़ लिया तो वो भी बेबस होकर रह जाएगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो, क्योंकि ये वहशी लोग बेहद वहम परस्त होते हैं। किसी ऐसी शय के आगे तो ये डर कर लेट जाते हैं जो दिखाई न दे रही हो, लेकिन जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही हो। इतने में मंदिर के दरवाजे में से वहशी बोने बाहर निकलकर जंगल में गुम हो गए। मारिया ने घूम फिर कर देखा, करीब ही उन वहशी बोनों की झोंपड़ियां बनी थी जहां वो रह रहे थे। कुछ वहशी बोने कुल्हाड़ियां और तीर कमान लिए मंदिर के इर्द गिर्द झोंपड़ियों के साथ साथ चल फिर कर पहरा दे रहे थे। उनके कान जरा सी आहट को भी साफ सुन लेते थे और फौरन चौकन्ने हो जाते थे। मारिया पलटकर वापस मंदिर के बाहर आ गई। वो दालान में खड़ी हो गई और खुदा का नाम लेकर मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मंदिर का दरवाज़ा तंग और बोसीदा था। अंदर फर्श की सतह नीची थी। अगर दरवाजे पर मशल की रोशनी ना होती तो मारिया ज़रूर गिर पड़ती, क्योंकि दरवाजे में दाखिल होते ही आगे 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। मारिया ये सीढ़ियाँ उतर गई। ये एक कोठली सी थी जिसकी सामने वाली दीवार में एक तंग सा दरवाज़ा बना था। कोठली खाली थी। एक कोने में नारियलों का ढेर लगा था। मारिया ने ज़रा जोर लगाया तो दीवार वाला दरवाज़ा खुल गया। उस दरवाजे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। एक तंग सा सुरंग नमा रास्ता बाएं तरफ जाता था। ये रास्ता एक चबूतरे के पास आकर रुक गया। सामने दीवार में एक गड़ा सा बना हुआ था जिसमें खौफनाक चेहरे वाली, लंबे बालों और लंबे लंबे दांतों वाली एक औरत का बुत था, जो अपने घुटनों पर एक आदमी और एक औरत को लिटाए अपने लंबे लंबे नाखूनों से उनके पेट चाक कर रही थी। मारिया एक बार तो कांप गई, तो गोया ये उनकी आदमखोर देवी थी जिसके आगे ये वहशी बोने एक लड़की और एक लड़के को कुर्बान करने वाले थे। मारिया पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। वहाँ एक खूंखार वहशी गश्त लगाकर पहरा दे रहा था। वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखे झुक झुक कर वहाँ चक्कर लगा रहा था, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। मारिया ने सोचा कि दूल्हा दुल्हन को किस जगह कैद हो सकते हैं। रात के अंधेरे में मारिया ने बहुतीरा सर पटका, मगर उन बदनसीब कैदियों को तलाश करने में कामयाब न हो सकी। मेरा ख्याल है दिन की रोशनी में उन्हें तलाश करूंगी। मारिया मंदिर से बाहर आकर एक दरख्त पर चढ़कर सो गई।
उसकी आंख खुली तो सूरज निकल आया था और जंगल में उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वैशी बोने अपनी झोंपड़ियों से निकलकर जंगल में शिकार की तलाश में जा रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर खूंखार जोगी आलती पालती मारे बैठा था। वैशी बोनों की औरतें आकर उसके आगे नारियल, आम और दीगर फल पेश कर रही थी। वो उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। कुछ देर बाद वहां सन्नाटा छा गया। औरतें झोपड़ियों के बाहर अपने काम काज में लग गईं। वैशी बोने कुछ शिकार पर चले गए, कुछ वहां पहरा देने लगे और कुछ खूंखार जोगी के आगे झुककर बैठ गए। मारिया भी वहीं एक जगह खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। अपने पर किए गए जादू के ज़रिए असर मारिया भी हर कबीले, हर कौम की जुबान समझ सकती थी। खूंखार जोगी उन्हें कह रहा था, दुल्हा दुल्हन को आज रात देवी के आगे कुर्बान कर दिया जाएगा। ये हमारे कबीले की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें एक मुद्दत के बाद एक ऐसा नौजवान जोड़ा मिला जिसकी अभी अभी शादी हुई है। यकीनन देवी बहुत खुश होगी और वो हमारे खेतों को हरा भरा कर देगी, हमारे दरख्तों को फल और हमारी बीवियों को बच्चे देगी। एक बोने ने अदब से कहा, हुजूर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, हमारा कबीला बड़ा खुशकिस्मत है। खूंखार जोगी ने पूछा, ये बताओ कि दूल्हा दुल्हन को किस जगह कैद किया गया है? दूसरा बोना बोला, हुजूर उन दोनों को ऐसी जगह बंद कर दिया गया है कि अगर वो क़यामत तक भी कोशिश करते रहें तो फरार नहीं हो सकते। ऐसी कौन सी जगह है? खूंखार जोगी ने मालूम किया। बोना वैशी कहने लगा, हुजूर सामने वाली पहाड़ी के दामन में एक गार है। उस गार के बाहर हमारे 2 आदमी पहरा दे रहे हैं, वहाँ दुल्हा दुल्हन कैद हैं। शाबाश, पहरेदारों से कहना कि खबरदार एक पल के लिए भी इधर उधर ना हो। अगर ये जोड़ा हमारे हाथ से निकल गया तो देवी का कहर हम पर नाजिल होगा, क्योंकि देवी को मालूम हो गया है कि उसकी कुर्बानी के लिए एक नौब्याहता जोड़ा हमारे हाथ लग गया है। देवी बड़ी खुश है। फिक्र ना करें हुजूर, कैदियों की पूरी तरह निगहदाश्त की जाएगी और आज ही का तो दिन है। आधी रात को उन्हें हलाक करके देवी के आगे डाल दिया जाएगा। खूंखार जोगी मुस्कुराया, कहने लगा, इस बार मैं खुद उन दोनों लड़के लड़की को हलाक करूंगा। मेरे खंजर के दिल में इंसानी खून की बड़ी प्यास है। तुम देख लेना, मेरे खंजर का एक ही वार उन्हें ख़त्म करके रख देगा। वो लोग इसी किस्म की बातें करते रहे। मारिया ने मतलब की बात मालूम कर ली थी। उसे मालूम हो गया था कि दूल्हा दुल्हन सामने वाली पहाड़ी के दामन में कैद हैं। वक्त बहुत कम था। मारिया वहाँ से हटकर सीधी पहाड़ी के दामन की तरफ चल दी। ये पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी और उस पर छोटी छोटी खारदार झाड़ियों का जंगल उगा हुआ था। अब मारिया को उस गार की तलाश थी कि जिसके बाहर बोने वैशी पहरा दे रहे होंगे। वो पहाड़ी के साथ साथ चलने लगी। एक जगह उसे किसी इंसान के कहके की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी वैशी इंसान से मिलती जुलती थी। मारिया जिधर से आवाज़ आई थी उधर आ गई। क्या देखती है कि सामने सुर्ख फल वाली ऊंची ऊंची झाड़ियों के झुंड में एक जगह शाखें काट कर बैठने को जगह बनाई गई है। आमने सामने 2 पत्थर पड़े हैं जिन पर एक एक वैशी बोना बैठा पहरा दे रहा है। ये आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। तीर कमान उनके कंधों पर लटक रहे थे और कुलाड़ियाँ हाथों में थी। उनकी गुफ्तगू से मालूम होता था कि वो दुल्हा दुल्हन के बारे में कोई मजाक कर रहे हैं। मारिया को उनकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो किसी सूरत गार के अंदर दाखिल होकर नौजवान जोड़े को बचाना चाहती थी और वो गार में दाखिल होने की तरकीब पर गौर करने लगी। गार उन्हीं झाड़ियों के अकब में था जहाँ दोनों वैशी बोने पहरा दे रहे थे। तरकीब उसके सिवा और क्या हो सकती थी कि उन दोनों को जल्दी जल्दी मुमकिन हो सके हलाक कर दिया जाए, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्योंकि अगर उन्हें ज़ख्मी करके फेंक दिया गया या भगा दिया गया तो ये सारे कबीले वालों को जाकर खबरदार कर देंगे। ऐसी हालत में नौजवान जोड़े की ज़िंदगियाँ सख्त खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि ये वैशी लोग तो उन दोनों को उसी वक्त हलाक कर सकते थे। मारिया एक तरकीब सोचकर आगे बढ़ी। वो उन्हें डराना नहीं चाहती थी, क्योंकि डराने से वो भाग सकते थे और जाकर खूंखार जोगी को खबरदार कर सकते थे। मारिया ने ज़मीन पर से एक पत्थर उठाया और ज़रा दूर करके झाड़ियों में फेंक दिया। खड़ाक की आवाज़ सुनकर दोनों वैशी कान खड़े होकर चुप हो गए। उनकी आंखें मकारी से गर्दिश करने लगीं। आवाज़ कैसी थी बवाना? कोई बिल्ली कुत्ता है वहाँ, मगर ये तो किसी के गिरने का शोर था। ज़रूर कोई दुश्मन है। भाई आराम से बैठे रहो, यहाँ कौन गैर शख्स आ सकता है? ये वैशी ज़रा आराम तलब था और जिधर से शोर हुआ था उधर नहीं जाना चाहता था। दूसरा बोला, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं जाकर देखता हूँ। पहला वैशी उसे खींचकर बिठाते हुए बोला, बैठे रहो यार चुपके से, यहाँ कोई आएगा तो हमसे बचकर वापस नहीं जाएगा। हाँ तो तुम क्या कहानी सुना रहे थे? दूसरा वैशी उसकी बातों में आकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। मारिया ने सोचा कि ये तरकीब तो कारगर नहीं हुई। अब उसने ये किया कि ज़रा फासले पर झाड़ियों में जाकर उसने हल्की सी चीख मारी और भागकर वापस अपनी जगह पर आ गई। चीख की आवाज़ सुनकर तो दोनों वैशी होशियार हो गए और अपनी अपनी जगहों से उठकर खड़े हो गए। ये आवाज़ किस औरत की थी? तुम ठहरो, मैं जाकर पता करता हूँ। दूसरा वैशी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जिधर से चीख की आवाज़ आई थी उधर चल पड़ा। मारिया उसी के जाने का इंतजार कर रही थी। झट वो पहले वैशी बोने के अकब में आई। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से बोने के सर पर दे मारा। वो चकराकर बगैर आवाज़ निकाले ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। मारिया ने उसकी कमान लेकर उसमें जहरीला तीर जोड़ा और सन की आवाज़ के साथ वैशी बोने के दिल का निशाना बांधकर चला दिया। जहरीला तीर वैशी के सीने में खुप गया। खून उबल उबल कर बाहर गिरने लगा। मारिया ने उसे पीछे से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वो उसे लेकर दूर चली गई और घनी झाड़ियों में जाकर छुपा दिया।
उसका तीर कमान मारिया के हाथों में था। उसने एक और जहरीला तीर कमान में जोड़ लिया और पहले वैशी के आने का इंतजार करने लगी। पहले वैशी ने झाड़ियों में काफी इधर उधर देखा, मगर उसे वहां कोई औरत नजर न आई। कुछ हैरान सा होकर वापस गार के पास आया तो देखा कि उसका साथी गायब है। कुछ परेशान हुआ, आखिर वो कहाँ चला गया। अचानक उसे जमीन पर खून के निशान नजर आए। झुक कर उन्हें देखने लगा। उसे खतरे का शदीद एहसास हुआ। अभी उठकर तीर कमान संभालने ही वाला था कि मारिया ने कमान की रस्सी खींचकर सन के साथ जहरीला तीर छोड़ दिया। ये तीर ठक की आवाज के साथ वैशी बोने की छाती में आकर खुप गया और आधा कमर की दूसरी जानिब से निकल गया। वैशी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो मुंह के बल लड़खड़ाकर गिरा और ठंडा हो गया। तीर सीधा उसके दिल में जाकर उतर गया था। मारिया ने दूसरे वैशी की लाश को भी झाड़ियों में जाकर छुपा दिया। अब वो जल्दी जल्दी गार तलाश करने लगी। गार बड़ी पुरस्कार थी और उसका मुंह एक बहुत बड़े पत्थर से छुपा हुआ था, जिस पर सब्ज रंग की काई यानी जंग लगा हुआ था। उसके एक जानिब बस सिर्फ इतनी सी दर्ज थी कि एक पतला दुबला आदमी टेढ़ा होकर उसमें से गुजर सकता था। मारिया को यकीन था कि दूल्हा दुल्हन गार में है। वो गार के अंदर दाखिल हो गई। अंदर की फजा तारीक, सर्द और नमदार थी। हवा में बेपनाह ठंडक और नमी थी, जैसे वहां साल साल तक बारिश होती रही हो। मारिया ने आवाज़ दी, कोई है? उसके सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। गार में हल्का हल्का अंधेरा था। बस इतनी जगह ही रोशन थी जितनी जगह पर बाहर से रोशनी पड़ रही थी। गार दाएं तरफ को मुड़ गई। यहाँ खूब अंधेरा था। मारिया ने हिम्मत न हारी। वो बराबर कदम कदम आगे बढ़ती चली गई। अब थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हो गई। मारिया ने एक बार फिर आवाज़ दी। इस बार भी अंदर से किसी ने जवाब न दिया। मारिया को ख्याल गुजरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर कोई भी ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वैशी साफ साफ बातें कर रहे थे कि दूल्हा दुल्हन अंदर कैद हैं। मारिया कुछ दूर आगे बढ़ी तो देखा कि एक तरफ दीवार के साथ पत्थर का सतून है। उस सतून के साथ बांस के रेशे की मोटी रस्सी बंधी है। उसी रस्सी का एक सिरा दूल्हा दुल्हन के पांव से बंधा है। उनके मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ है और वो दोनों जमीन पर पड़े नीम बेहोश हैं। मारिया जल्दी से उनके पास आ गई। मारिया के साथ एक मुसीबत ये थी कि सबसे पहले तो लोग अपनी मुसीबत भूलकर इस ख्याल से डर जाते थे कि ये औरत कौन है जो बोल रही है मगर नजर नहीं आ रही। मगर ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था। दूल्हा दुल्हन की जिंदगियां सख्त खतरे में थी। अगर कोई वैशी उधर चक्कर लगाता आ गया और उसने देखा कि गार के बाहर पहरेदार गायब है तो वो एकदम शोर मचा देगा और फिर कबीले के सारे वैशी गार में यलगार कर देंगे। मारिया ने दूल्हा दुल्हन के मुंह से कपड़ा बाहर निकाला। वो दम घुटने से अधमुए से हो रहे थे। कपड़ा मुंह से बाहर निकला तो उनकी जान में जान आई। मगर वो इस बात से अब दहशत ज़दा हो गए कि ये कौन सी गैबी ताकत है जिसने उनके मुंह से कपड़ा बाहर खींच निकाला है। मारिया ने फैसला कर लिया कि वो दूल्हा दुल्हन को हकीकत से बाखबर नहीं करेगी, क्योंकि ये अनपढ़ जंगली लोग थे जिनका भूत प्रेत पर बड़ा अकीदा था। मारिया ने अपनी असली आवाज़ को दबाकर ज़रा भारी आवाज़ में कहा, सुनो, मैं इंदिरा देवी हूँ। आकाश से तुम्हारी मदद को आई हूँ, क्योंकि भगवान तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जैसा मैं कहती हूँ उसी तरह करते चले जाओ। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ। दूल्हा दुल्हन आवाज़ की सिमत आंखें फाड़े तकते ही रह गए। मारिया ने पत्थर लेकर उनके पाँव की रस्सी काट दी। मेरे पीछे पीछे चलते आओ, जल्दी करो, तुम्हारी ज़िंदगी सख्त खतरे में है। दूल्हा दुल्हन पहले ही परेशान थे। जिंदगी की उम्मीद ख़त्म हो रही थी। अब जो गैबी देवी की आवाज़ सुनी तो उठकर पीछे पीछे चल पड़े। मारिया उन्हें गार से बाहर ले आई। पहले उसने खुद बाहर देखकर ये अंदाज़ा कर लिया कि कोई वैशी बाहर आ तो नहीं गया। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। झाड़ियों में वैशी बोनों की लाशें उसी तरह पड़ी हुई होंगी। मारिया खुद तो दूल्हा दुल्हन को नजर नहीं आती थी, इसलिए वो इशारा नहीं कर सकती थी। उसने हल्की आवाज़ में कहा, जिधर मैं सुर्ख फूल फेंकती जाऊं उधर तुम भी चलते आओ, खबरदार इधर उधर मत होना। मारिया ने झाड़ियों से सुर्ख फूल तोड़कर जेब में डाल लिए और उन्हें थोड़े से थोड़े फासले पर ज़मीन पर डालना शुरू कर दिया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। दूल्हा दुल्हन साफ साफ देख रहे थे कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हवा में से एक सुर्ख फूल निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ता। वो उसी तरफ को चल रहे थे। हकीकत ये थी कि मारिया को खुद भी मालूम नहीं था कि वो किधर जा रही है। उसके लिए भी काले पानी के जजीरे का ये जंगल अजनबी था। वो तो खुद इस जंगल में भटक रही थी। उसके बावजूद वो वहाँ से तेज़ी के साथ दूल्हा दुल्हन को लेकर भाग जाना चाहती थी। जंगल में छोटे कद के घने दरख्त थे जिनकी छाँव में अंधेरा सा फैला हुआ था। मारिया के पास फूल खत्म हो गए तो उसने थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ देनी शुरू कर दी, इधर से आते चलो, मैं तुम्हारे आगे आगे हूँ। या वो किसी झाड़ी की शाख को पकड़कर हिलाती और कहती, चले आओ, मैं यहाँ से गुजर रही हूँ। कमाल की बात थी कि वो दूल्हा दुल्हन को लेकर पहाड़ी वाले गार से काफ़ी दूर जंगल में निकल आई थी, लेकिन उनमें से किसी ने आपस में या मारिया से कोई बात नहीं की थी। मारिया से तो शायद वो इसलिए बात ना करते थे कि उससे डरते थे, मगर आपस में भी वो खामोश थे। मारिया ने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? अब दूल्हा ने जुबान खोली, इंदिरा देवी, माता देवी, तुम्हारे एहसान के आगे हमारी जुबानें बंद हैं। हम अपनी जिंदगियां तुम पर निछावर करके भी तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकते। मारिया मुस्कुराई। शुक्र है कि उनके मुंह में जुबान तो है। उसने चलते चलते दुल्हन की तरफ देखा। सामने लड़की की आंखें बड़ी रोशन थी। अंदर गले में चांदी का हार पड़ा था। तुम्हारे दुल्हन का नाम क्या है? दूल्हा ने शर्माकर कहा, संगकारी।
दुल्हन भी अपने खामन के मुंह से अपना नाम सुनकर शर्मा गई, मगर अभी मौत का खतरा उनके सरों पर मंडला रहा था। अगरचे वो दोनों इस ख्याल से बेफिक्र हो गए थे कि उनकी मदद इंदिरा देवी कर रही है, उन्हें अब कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन मारिया को भी अभी परेशानी लगी थी कि किसी तरफ से अगर वैशी बोने का तीर आकर दूल्हा या दुल्हन को लग गया तो उनमें से किसी को ना बचा सकेगी और उसकी इंदिरा देवी वगैरह सारी धरी की धरी रह जाएगी। चुनाचे मारिया चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उन दोनों को खतरे से निकाल कर ले जाए। खतरा तो सर पर पहुंच गया था। उधर ऐसा हुआ कि एक वैशी गश्त करते करते गार के आगे से गुजरा तो ये देखकर हैरान हुआ वहां पहरे पर कोई नहीं है। लपक कर आगे आया तो झाड़ियों में दोनों बोने वैश्यों के खून में तर लाशें पड़ी थी। उसने एक चीख मारी और बिजली की तरह भागकर सारे कबीले और खूनखार जोगी को खबरदार कर दिया। खूनखार जोगी वैश्यों को लेकर खुद वहां आया। गार में जाकर देखा कि दूल्हा दुल्हन गायब हैं। उनकी देवी की इससे बढ़कर तौहीन नहीं हो सकती थी कि उसका शिकार गायब कर दिया जाए। खूनखार जोगी ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, देवी हमें माफ़ कर दे, मगर मैं कसम खाता हूँ जब तक तेरी कुर्बानी तेरे कदमों में लाकर भेंट नहीं करूँगा खाना नहीं खाऊंगा। उसने आसमान की तरफ तीर छोड़कर कमान तोड़ डाली और वैश्यों से कहा, दूल्हा दुल्हन जहाँ जिस जगह भी मिले उनके सर काट कर देवी के मंदिर में अर्पण करो। वैशी कुलाड़ियाँ, खंजर और तीर कमान लेकर टोलियों की शक्ल में जंगल में निकल खड़े हुए। मारिया दूल्हा दुल्हन को लेकर जंगल के मशरिक में भागी चली जा रही थी कि उसने ज़रा फासले पर कुछ वैश्यों की आवाज़ें सुनी। वो रुक गई। रुक जाओ संगकारनी, अपने दूल्हा से भी कहो कि रुक जाए, फ़ज़ा में दुश्मन की बू है। अब वैश्यों की आवाज़ें करीब आने लगी थी। ऐसा लगता था कि उन वैश्यों ने दूल्हा दुल्हन की बू सूंघ ली है और अब आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़े खतरे की आमद थी। मारिया को बड़ी तेज़ी से कोई फैसला करके उन दोनों को किसी पोशीदा जगह पर छुपा देना था, नहीं तो वैशी उनकी तिक्का बोटी करने चले आ रहे थे। फिर क्या किया जाए, उन दोनों को कहाँ छुपाया जाए? दूल्हा दुल्हन ने भी खतरे को भांप लिया था। शायद अब वो दुश्मन की आवाज़ें भी सुन रहे थे। दूल्हा ने कहा, इंदिरा देवी दुश्मन सर पर पहुंच रहा है, अगर हुक्म दो तो मैं संगारनी को लेकर इस दरख्त पर चढ़ जाऊं। मारिया ने देखा दरख्त काफी बड़ा और गुंजान था। जल्दी करो, क्योंकि अब वैशी बोनों की गुफ्तगू भी सुनाई देने लगी थी। मारिया का ख्याल था कि शायद वो दोनों दरख्त पर चढ़ने में दिक्कत महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों चालाक बंदरों की तरह देखते देखते दरख्त पर चढ़कर उसकी घनी शाखों में छुप गए। उन्होंने दरख्त के चौड़े पत्तों से अपने आप को छुपा लिया। मारिया एक तरफ हटकर खड़ी हो गई और वैशी बोनों के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में झाड़ियों के अकब से 5 वैशी बोने नमदार हुए। उन्होंने कुल्हाड़ियां हाथों में उठा रखी थी और तीर कमान कंधों से लटक रहे थे। उनके तीर जहर में बुझे हुए थे और इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसे चंद लम्हों में मौत की आगोश में पहुंचा देते थे। मारिया दरख्त के साथ लगकर खामोश खड़ी थी। दरख्त के ऊपर दूल्हा दुल्हन शाखों में छुपे हुए थे। मारिया ने दिल में फैसला कर लिया था कि अगर उन वैशी बोनों ने दूल्हा दुल्हन को देख लिया और उन पर हमला करने की कोशिश की तो उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। वैशी बोने परेशान थे। उनके चेहरों से जाहिर था कि वो किसी भागे हुए शिकार की तलाश में हैं। वो इधर उधर देखते चले आ रहे थे। मारिया के करीब आकर एक बोना वैशी जो सबसे आगे आगे था अचानक रुक गया और नाक सुकेड़ कर फजा में कुछ सूंघने लगा। मारिया का दिल धड़क उठा। उस कमबख्त ने दूल्हा दुल्हन की बू सूंघ ली थी। बात ऐसी ही थी, ये कबीले का सबसे बड़ा खोजी था और चूंकि जंगल के सब्जा और झाड़ियों की वजह से ज़मीन पर पाँव के निशान नहीं पड़ते थे, इसलिए वो फ़ज़ा में बू सूंघ कर बता देता था कि कोई इंसान यहाँ छुपा हुआ है। उस खोजी के इशारे पर बाकी चारों वैशी वहीं रुक गए। खोजी ने कई बार थोतनी सुकेड़ी और फिर कहा, तुम्हारा शिकार यहीं कहीं है, मुझे यहाँ से इंसान की बू आ रही है, एक नौजवान लड़की की बू आ रही है। मारिया को ख्याल हुआ कि कहीं इस खोजी को उसकी बू तो नहीं आ रही। अब खोजी ने उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिस तरफ मारिया खड़ी थी। मारिया ने अपने आप पीछे हटना शुरू कर दिया। खोजी भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। मारिया एक दरख्त के पीछे हो गई। अब खोजी ने दरख्तों की तरफ थोतनी उठाकर हवाओं में सूंघना शुरू कर दिया। फिर चीख कर बोला, तुम्हारा शिकार इन दरख्तों में छुपा है। इस इंकशाफ से वैशी खुशी से नाचने लगे। पकड़ लो, जाने ना पाए, दरख्तों को तीरों से छलनी कर दो। मारिया एकदम परेशान हो गई। ये हमला बड़ा मोहलिक भी हो सकता था। अगर उन वैशियों ने दरख्तों की जानिब जहरीले तीरों की एक बार भी मार दी तो दूल्हा दुल्हन का जिंदा रहना नामुमकिन था। मारिया ने तेजी से एक तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसने मुंह आसमान की तरफ करके जोर से एक चीख मारी। वैशी बोने यकलख्त चुप हो गए। मारिया ने ऊंची आवाज में कहा, भाग जाओ, मैं देवी बोल रही हूँ, भाग जाओ। वैशी एक एक कदम पीछे हटने लगे। फिर खोजी ने आगे बढ़कर कहा, यह कोई भूत चुड़ैल है, हम देवी का शिकार पकड़ने निकले हैं। देवी हमें कभी वापस जाने को नहीं कह सकती। आगे बढ़ो और दरख्तों में तीर चलाकर देवी के शिकार को नीचे गिरा दो। ये बात वैशियों की समझ में आ गई। खोजी ने अपना हाथ हिलाकर कहा, मैं इस जादूगर भूत को संभालूंगा, तुम दरख्तों पर चढ़कर दूल्हा दुल्हन को तलाश करो ताकि हम उनके सर काटकर देवी के चरणों में भेंट कर सकें। मारिया ने सोचा कि ये तरकीब तो नाकाम हो गई, अब डायरेक्ट एक्शन से काम लेना चाहिए, वरना ये लोग तो सचमुच उस बेचारी सामनी दुल्हन और दूल्हा मियाँ के सर काट कर ले जाएंगे। लेकिन वैशी उसके फैसला करने से पहले अपने फैसले पर अमल कर चुके थे।
انہوں نے اپنی کمانوں کا رخ درختوں کی طرف کیا اور ذہن میں بجھے تیروں کی ایک بار چلا دی۔ کھڑ کھڑ کرتے تیر درختوں کے پتوں اور شاخوں کو چیرتے ہوئے گزر گئے۔ ماریا کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس کا خیال تھا اب بھی دلہا دلہن میں سے کسی کی چیخ سنائی دے گی اور وہ دھم سے نیچے گر پڑیں گے، مگر ایسا نہ ہوا، وہ بچ گئے۔ اب ان وحشیوں کو دوسری بار تیر چلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ دوسری بار اس بے گناہ جوڑے کا بچنا مشکل تھا۔ ماریا کے بالکل سامنے ایک وحشی آ گیا جو اپنی کمان پر تیر چڑھا رہا تھا۔ ماریا نے اس کی کمر کے ساتھ لگی ہوئی کلاڑی کھینچ کر نکالی اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے سر پر دے ماری۔ چیخ مار کر وحشی خونم خون ہو کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرا وہاں آیا، ماریا نے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا، وہ بھی گر پڑا۔ کھوجی بھاگنے لگا تو ماریا نے لپک کر اس کی گردن پر کلہاڑی چلائی۔ کھوجی کی گردن بھی ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ تیسرا وحشی بھاگنے لگا، ماریا نے ٹانگ اڑا کر اسے نیچے گرا دیا۔ اسے وہاں سے نکل جانے دینا بڑا خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ سارے قبیلے کو اس طرف لا سکتا تھا۔ ماریا نے وحشی کے سر پر کلاڑی کے 6-7 وار کر دیے۔ اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ 5 وحشیوں کی لاشیں جنگل میں گھاس پر پڑی تھی۔ ماریا نے دلہا دلہن کو آواز دی، نیچے اتر آؤ، جلدی کرو۔ دلہا دلہن بیچارے درخت پر سہمے بیٹھے تھے اور یہ سارا منظر دیکھ دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ ماریا کی آواز سن کر تیزی سے نیچے اتر آئے۔ ماریا نے کہا، دشمن ٹھکانے لگا دیے گئے ہیں، لیکن جب تک اس قبیلے کا ایک بھی وحشی باقی ہے، خطرہ ہمارے سروں پر بدستور موجود رہے گا، اس لیے یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل چلو۔ اس پہاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دو، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ دلہا دلہن نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور مشرقی سمت پہاڑی کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ساتھ بھاگتی چلی گئی۔ کافی دور جا کر ایک چھوٹی سی ندی آ گئی۔ ماریا نے انہیں وہاں رکنے کے لیے کہا۔ انہوں نے ندی سے پانی پیا، ذرا دم لے کر سانس درست کیا۔ ماریا نے سوچا کہ آخر وہ کہاں تک بھاگتے رہیں گے۔ اس نے دلہا سے پوچھا، تم لوگ کہاں رہتے تھے؟ تمہارا قبیلہ کہاں ہے؟ دلہا نے کہا، ہمارا قبیلہ دریا پار ہے، میں سنگارنی کو بیاہ کر دریا پار اپنے قبیلے میں لے جا رہا تھا۔ دریا یہاں سے کتنی دور ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ کوئی 12 کوس ہوگا، دلہا نے جواب دیا۔ کیا ہم ٹھیک سمت پر جا رہے ہیں؟ ہاں اندرا دیوی، اس ندی کو عبور کر کے ہم سامنے والے جنگل سے گزریں گے، پھر وہاں سے ایک چٹان کے نیچے سے ہو کر وادی میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وادی ختم ہوگی تو دریا کا کنارہ آ جائے گا۔ اس دریا کے دوسرے کنارے پر ہمارا قبیلہ آباد ہے، وہاں میرے ماں باپ کا گھر ہے۔ ماریا نے کہا، پھر ایسا کرو کہ جتنی تیز چل سکتے ہو چلو اور وادی کو آج شام سے پہلے پہلے عبور کر کے دریا کنارے پہنچ جاؤ، کیونکہ تم لوگوں کی زندگیاں ابھی تک خطرے میں ہیں۔ میں دیوی ضرور ہوں، مگر میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ میں تم پر سامنے سے حملہ کرنے والے کو تو ہلاک کر سکتی ہوں، لیکن اگر کسی نے تم پر پیچھے سے تیر چلا دیا تو اسے نہ روک سکوں گی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ جو حکم اندرا دیوی۔ دلہا دلہن نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے چلی جا رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک چٹان آ گئی جس کے نیچے سے ایک تنگ سا راستہ بنا ہوا تھا، اس راستے سے بھی وہ گزر گئے۔ پھر ایک چھوٹا سا جنگل آ گیا۔ اس جنگل کو عبور کرنے کے بعد سامنے ایک وادی پھیلی ہوئی نظر آئی۔ دلہا نے کہا، اندرا دیوی کیا تم ہمارے ساتھ ہو؟ ماریا نے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو۔ دلہا بولا، یہ وادی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے، اس وادی کے بعد ہمیں دریا ملے گا، اس دریا کے پار میرا گھر ہے۔ ٹھیک ہے چلتے چلو، رکنا خطرناک ہے۔ انہوں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ ماریا بھی تھک گئی تھی، مگر وہ ساری زندگی جنگلوں صحراؤں میں چلتی رہی تھی۔ دلہا دلہن بھی اس جنگل کی زندگی کے عادی تھے اور سخت جان تھے، اس کے باوجود وہ بھی تھکے تھکے دکھائی دے رہے تھے۔ شام سے کچھ وقت پہلے وہ دریا پر پہنچ گئے۔ دریا کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ دلہا نے خوش ہو کر کہا، اندرا دیوی، اس دریا کے پار ہمارا قبیلہ آباد ہے، اس دریا کے دوسرے کنارے پر ہمارا گھر ہے۔ دلہن بھی خوش تھی، اگرچہ راستے کی تھکاوٹ اور مصیبتوں سے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ ماریا نے کہا، تم دونوں بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے دیوتاؤں نے تمہاری دعا سن لی تھی، وہ تم پر مہربان تھے، انہوں نے تمہاری مدد کی۔ اب یہ بتاؤ کہ دریا کس طرح پار کریں گے؟ دلہا نے کہا، اندرا دیوی، یہاں سے تھوڑی دور ایک مقام پر بانس کی شاخوں کو جوڑ کر ایک جھولتا ہوا پل بنایا گیا ہے، ہم اس پل پر سے گزریں گے۔ انہوں نے دریا کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں بانس کا پل ملا۔ یہاں دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا، وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہا تھا۔ یہ پل دونوں چٹانوں کے اوپر بنایا گیا تھا۔ جب وہ تینوں پل پر سے گزرنے لگے تو پل جھولنے لگا۔ ماریا نے اس قسم کے کئی پل عبور کیے تھے، وہ خاموش رہی۔ اگر پہلی بار اسے اس طرح کا پل عبور کرنا پڑتا تو خوف کے مارے اس کے منہ سے ضرور چیخ نکل جاتی، اور دلہا دلہن ضرور حیران ہوتے کہ یہ اچھی دیوی ہے کہ پل پر سے گزرتے ہوئے ڈر گئی۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب وہ وحشی بنوں کے حملوں سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اب ان کا اپنا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ ابھی شام کی روشنی باقی تھی کہ دلہا دلہن اپنے قبیلے کی جھونپڑیوں کے پاس آ گئے۔ ماریا نے انہیں سمجھایا، خبردار، میرے بارے میں اپنے گھر والوں کو کسی قسم کی کوئی بات نہ کہنا، اگر تم نے بھولے سے بھی ایسا کیا تو تم پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے گی۔ دلہا بولا، دیوی جی، آپ جس طرح سے حکم دیں گی ہم ویسا ہی عمل کریں گے۔ دلہا کے گھر والوں نے دلہن کو بغیر بیل گاڑی کے آتے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ اس کی ماں اور باپ نے اور بہن بھائیوں نے آگے بڑھ کر دلہن کو سنبھال لیا، کیونکہ دلہن کا چہرہ پریشان تھا اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دلہا نے انہیں صرف اتنا ہی بتایا، ہماری قسمت اچھی تھی کہ بچ نکلے۔
रास्ते में हमें डाकू उठाकर ले गए। हमारे बैल उन्होंने मार दिए। एक जोगी ने हमारी मदद की और हम वहाँ से जान बचाकर भागे। दुल्हा के माँ बाप ने बड़ी खुशी मनाई। एक बैल ज़िबा करके उसी वक्त कबीले वालों में तकसीम कर दिया गया। मारिया की किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। दुल्हा को यह भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, क्योंकि वो उसे देख नहीं सकता था। रात को दुल्हा दुल्हन अपनी झोपड़ी में सोने लगे तो उन्हें आवाज़ आई, खुदा तुम्हारी शादी तुम्हें मुबारक करे, लेकिन एक बात गौर से सुनो, मुझे कपड़े पहनने को चाहिए, मेरे कपड़े भी फट चुके हैं। दुल्हन ने हाथ बांधकर कहा, मेरे कपड़ों में से जो पसंद आए ले लो देवी जी, शुक्रिया। दुल्हन ने संदूक खोल दिया। उन्होंने देखा कि संदूक में से एक जोड़ा सूती कपड़ों का खुद बाहर निकला और फिर गायब हो गया। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिल पर दहशत सी तारी हो गई। मारिया कपड़े लेकर झोंपड़ी से बाहर निकल गई। कुछ दूर जंगल में एक चश्मा बह रहा था। मारिया ने यहाँ अच्छी तरह से गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और एक झोंपड़ी में आकर चटाई पर लेट गई। ये झोंपड़ी गांव से बाहर खेतों में बनी थी। शायद यहाँ पहरा देने वाला सोया करता था। वहाँ अब कोई भी नहीं था। मारिया थकी हुई थी, रात भी सर पर आ गई थी। उसने पेट भरकर खाना भी खा लिया था। वो लेटते ही सो गई। रात गुजरती चली गई। दूसरे दिन मारिया झोंपड़ी से बाहर निकलकर दरिया पर आई। उसने मुंह हाथ धोया। थोड़ी देर बाद उसने नाश्ता किया और दुल्हा से कहा, सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? दुल्हा ने हाथ जोड़कर कहा, इंदिरा देवी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपकी मदद कर सकूं? मारिया ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे ये बताओ कि यहाँ से कौन सा रास्ता जजीरे की बंदरगाह की तरफ जाता है? दुल्हा ने पूछा, दरिया का रास्ता या खुशकी का? कौन सा रास्ता ज़्यादा आसान और करीब है? दरियाई रास्ता करीब और आसान है इंदिरा देवी। तो फिर ऐसा करो कि मेरे लिए कश्ती का इंतज़ाम करो। मैं आज यहाँ से रुखसत हो जाना चाहती हूँ। जैसे आपकी मर्जी देवी। उसी वक्त दुल्हा ने एक कश्ती का बंदोबस्त कर दिया। मारिया कश्ती में सवार हो गई। दुल्हा ने कहा, देवी जी, अगर आप कश्ती पर सवार हो गई हैं तो यहाँ से दरिया के बहाव पर आप चलती चलती चली जाएं। दरिया के साथ साथ एक रात और एक दिन के सफ़र के बाद आप जजीरे की सबसे बड़ी बंदरगाह में पहुँच जाएंगी। मारिया ने दुल्हा को खुदाफिज कहा और कश्ती को लहरों के हवाले कर दिया। उधर अब ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ कप्तान ने ताज़ा पानी और खाने पीने का ज़ख़ीरा जहाज़ में रख लिया। उसका ख्याल था कि मारिया भी जहाज़ पर सवार हो गई होगी। चुनांचे दूसरे रोज़ जहाज़ बंदरगाह से कलकत्ते की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी आगे जाकर उसे महसूस हुआ कि मारिया उसके पास नहीं आई। शायद जहाज़ पर नहीं सवार हो सकी और वहीं जजीरे में रह गई है। बहरहाल अब वो वापस जजीरे पर नहीं जा सकता था। जहाज़ कलकत्ते की तरफ रवां दवा रहा। ज़मान खान ने अहद कर रखा था कि वह जजीरे के अंग्रेज़ गवर्नर को कत्ल करके उसे अपने ख़ानदान की बर्बादी का बदला लेगा। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि अब वो उस वक्त के इंतज़ार में था कि उसे कोई मौका मिले। एक रोज़ उसे मौका मिल गया। अंग्रेज़ गवर्नर की बेगम कलकत्ते से आई हुई थी। उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो जजीरे की सैर करना चाहती है। गवर्नर ने हाँ कह दी और ऐलान कर दिया कि फ़लाँ दिन वो अपनी बेगम के साथ जजीरे की सैर करेंगे। फ़ौरन पुलिस होशियार हो गई। हर तरफ हिफाजत का पूरा इंतज़ाम कर दिया गया। उधर ज़मान खान भी होशियार हो गया। उसने एक खंजर अपनी झोंपड़ी की सफ़ के नीचे छुपा रखा था। जिस रोज़ अंग्रेज़ गवर्नर को अपनी बेगम के साथ जजीरे का दौरा करना था, उस रोज़ ज़मान खान ने सफ़ के नीचे से खंजर निकाल कर उसे पत्थर पर रगड़ कर खूब तेज़ किया और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। ज़मान खान के जजीरे के जंगल में एक जगह काम पर लगा था। उसे यकीन था कि अंग्रेज़ गवर्नर अपनी बेगम को लेकर उस इलाके में ज़रूर आएगा, क्योंकि वहाँ एक मकाम पर बड़ा खूबसूरत चश्मा बह रहा था। दोपहर के बाद वहाँ अचानक पुलिस आ गई। मालूम हुआ कि गवर्नर अपनी बेगम के साथ उधर आ रहा है। ज़मान खान चौकन्ना हो गया। कोई आधा घंटा बाद अंग्रेज़ गवर्नर की सवारी आकर एक जगह रुक गई। नौकरों ने आगे बढ़कर घोड़ा गाड़ी का दरवाज़ा खोला। फूले हुए सुर्खों सफ़ेद कुप्पा गालों और मोटी तोंद वाला अंग्रेज़ गवर्नर सर पर 16 हैट पहने अपनी बेगम के साथ बाहर निकला। खादमों और पुलिस अफसरों ने झुककर सलाम किया। हिफाजती पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर रखा था। ज़मान खान बज़ाहिर चश्मे के किनारे दूसरे सफ़ेद पोश कैदियों के साथ जंगल की लकड़ियाँ काटने में मशगूल था, लेकिन असल में वो कानी आँख से अंग्रेज़ गवर्नर की नकलो हरकत को देख रहा था। गवर्नर की मौत आ गई थी। वो उसी जगह से मुआयना करके वापस जाने लगा तो उसकी बेगम ने कहा, मैं चश्मा देखना चाहती हूँ। ये गवर्नर की बीवी की नहीं बल्कि उसकी मौत की आवाज़ थी, जो गवर्नर को घेर कर चश्मे की तरफ ला रही थी, जहाँ ज़मान खान उसका इंतज़ार कर रहा था। जहाँ ज़मान खान बैठा लकड़ियाँ काट रहा था, वहाँ एक बड़ा गाड़ी का पहिया दरख्त के साथ टिका हुआ था। ज़मान खान उस दरख्त की ओट में होकर बैठ गया। गवर्नर अपनी बेगम के साथ उधर ही चला आ रहा था, क्योंकि चश्मे का खूबसूरत मकाम वहीं पर था। आगे आगे हिफाजती पुलिस थी, पीछे गवर्नर, उसके बाएं हाथ पर उसकी बेगम थी और पीछे फिर हिफाजती पुलिस थी। ज़मान खान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इंतकाम की घड़ी आ गई थी। जो ही गवर्नर उस दरख्त के करीब से गुजरा जहाँ ज़मान खान छुपा बैठा था, तो ज़मान खान ने कमीज़ के नीचे से तेज़ धार वाला खंजर निकाला, एक नारा लगाया और शेर की तरह लपक कर खंजर अंग्रेज़ गवर्नर के पेट में घूम दिया। गवर्नर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़खड़ाया। ज़मान खान ने 2-3 हमले और कर दिए। पुलिस में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बढ़कर ज़मान को पकड़ लिया।
गवर्नर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो खून में लथपथ हो गया था। वहाँ कोहराम मच गया। गवर्नर को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया गया। बेगम बेहोश हो गई थी। गवर्नर ने अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया। ज़मान खान को जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन मुकदमा चला और उसी वक्त जज ने ज़मान खान को फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी 3 रोज़ बाद दी जाने वाली थी। उधर मारिया कश्ती में सवार उसे खींचती हुई जजीरे की बंदरगाह की तरफ चली आ रही थी। जिस रोज़ वो बंदरगाह पर पहुंची, वहाँ ज़मान खान की फांसी की खबर चारों तरफ फैली हुई थी। मारिया ने सोचा आखिर ज़मान खान ने अंग्रेज़ गवर्नर से अपने ख़ानदान की तबाही का बदला ले ही लिया। ज़मान खान सरफरोश मुजाहिद था। अंग्रेज़ गवर्नर ने उसके बाल बच्चों को मरवा दिया था, उसके घर को आग लगा दी थी। अब उसने बदला लिया तो ये उसका हक था। मारिया ने ज़मान खान को फांसी के तख्ते से बचाने का फ़ैसला कर लिया था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।